जी जी, आई एम ट्राइंग। समहाउ देखते हैं इजाजत मिलती है कि नहीं मिलती है। Yeah, there इजाजत। you are. हाँ जी, सो हाँ, here I am. यस अस्सलाम यस। वालेकुम। अस्सलाम Assalamu वालेकुम। alaikum. Assalamu alaikum. गुड टू सी यू क्या सर। हाल है आपके, खैरियत? ऑल गुड सर, ऑल गुड, You are, ऑल गुड। mashallah, you are shining as ever. सर वो सर ने कैमरा दुरानी साहब ने बड़ा अच्छा कोई लगाया हुआ है, हमें बताते नहीं है इनका कैमरा कौन सा है। बड़ा कोई हाई ये जो है ना, रेजोल्यूशन ये वाला कैमरा है। हाँ मतलब पैसे तो काफी लगे, लेकिन ये कैमरा एक्चुअली पहले मेरे उसमें पड़ा होता था कॉन्फ्रेंस रूम में, तो वो जी मैंने सर। घर उठा के ले आया क्योंकि वहाँ इसकी यूटिलाइजेशन नहीं थी। इट्स अ कनेक्ट, ये लॉजिटेक के हैं, सो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस कैम। ये ठीक. इट्स लाइक अ टावर। हाँ, तो उसकी क्वालिटी जो है मेरे ख्याल में वो ऑब्वियसली लॉजिटेक, इट्स अ हायर रेजोल्यूशन कैमरा और साइज का लेंस होता है इसका, तो वो इनसे बेहतर ही होते हैं। जी Absolutely. जी जी बट जी। लॉजिटेक हैज ऑलवेज वर्क वेरी वेल फॉर अस इन द ऑफिस एज वेल। हमने तो पुराने Hmm. छोटे भी रखे हुए हैं, वो भी बहुत अच्छी रेजोल्यूशन देते हैं। आई थिंक दे एब्जॉर्ब मोर लाइट, so that's why they're good. They are good. Absolutely. अच्छा तो दुरानी साहब, हम सेक्रेटरी साहब का वेट कर रहे हैं। एक हमारे स्पीकर वो एक मीटिंग में फंसे हुए हैं, तो वो जिसे कहते हैं कि 5:30 पे हमें ज्वाइन करेंगे। तो with your permission and General Saab's permission, I would like to formally begin the session. Should Perfect. we? Perfect. Perfect, you start. Yes, yes. Okay. So first of all, once again, I would like to welcome my audience, and I want to thank you all for joining us for our first ever policy debates that we are having on the 10th NFC award. That we are not sure at the moment कि वो कब awards होंगे, लेकिन जब कभी भी होंगे, उनके होने से पहले हम ये चाह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को एक जो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर एक जो इनपुट है पॉलिसी के हवाले से, वी शुड गिव एन इनपुट टू द गवर्नमेंट। और उसी हवाले से हमें जिसे कहते हैं कि ऑलरेडी हमारे ज्वाइन किया हुआ है आमिर जफर दुरानी साहब ने। दुरानी साहब का जिसे कहते हैं कि इकोनॉमिक्स पे बड़ा होल्ड है, एंड उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ भी काफ़ी काम किया हुआ है, और ही इज़ एन एक्सपर्ट इकोनॉमी के हवाले से। और अदरवाइज भी इनका अपना एक डू टैंक है री एनर्जिया के नाम से, जो कि हमारे पार्टनर भी हैं, और इनके साथ हमने ऑलरेडी एक वेबिनार किया हुआ था एनएफसी के हवाले से। अब उसी के कंटिन्यूएशन में आज का हमारा ये वेबिनार चल रहा है। मैं ब्रीफली आपको कुछ पॉइंट्स ऑडियंस को अपने बताना चाहता हूँ, जो कि वी आर एमिंग टू कवर इन दिस टुडेज सेशन। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि 18th अमेंडमेंट के बाद हमने एनएफसी को तो रीस्ट्रक्चर कर दिया था, उसमें कुछ नए फैक्टर्स, हमने नए क्राइटेरिया वगैरह डाल दिए थे। लेकिन हम अगर बलूचिस्तान के हवाले से चीज़ों को देखें, तो आज तक हमारे यहाँ बलूचिस्तान में जिसे कहते हैं कि जो डेवलपमेंट फैक्टर है, उसमें इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई जितनी आने चाहिए थी। अब जनरल समरेज जो हैं, उन्होंने बलूचिस्तान में सर्व किया हुआ है, और उन्होंने फर्स्ट हैंड इस चीज़ को यहाँ पे एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि स्पेशली जब अर्थक्वेक हमारा आया था अवारान वाले साइड पे, तो वहाँ पे फिर बाद में जब डेवलपमेंट का काम करना था या बाकी जो भी काम वगैरह करने थे, तो जनरल साहब उसमें फर्स्ट हैंड वहाँ के जीओसी थे, तो उन्होंने काफ़ी उस चीज़ पे वो किया है। तो इस पे फिर जनरल साहब से भी हम उनकी इनपुट लेंगे डेवलपमेंट के हवाले से। हमारे पाकिस्तान बलूचिस्तान में खातिर ख्वाह हमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। उसके Hmm. बाद ओवरऑल हम अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर को देखते हैं अपने प्रोविंस के अंदर, तो बलूचिस्तान में एक चीज़ है कि हमारे जो फंड्स हैं वो अक्सर लैप्स हो जाते हैं। और ये नहीं है कि कोई मतलब करोड़ों में लैप्स हो, हमारे अरबों में फंड्स जो हैं वो लैप्स हो जाते हैं। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो क्राइटेरिया ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या ये क्राइटेरिया सही है हमारे लिए। जो हम पॉपुलेशन का क्राइटेरिया हमने लिया था, हमने एरिया का भी क्राइटेरिया उसमें 2-3 और डाले थे। दुरानी साहब उसके ऊपर थोड़ी सी हमारे साथ बात कर लेंगे। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता लगे
कि बलूचिस्तान के लिए जो प्रायोरिटी एरियाज है एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट दोनों में, वो बलूचिस्तान के लिए क्या होने चाहिए। क्योंकि एट द मोमेंट जो हमें लगता है, जो हमने पहला भी दुरानी साहब जो वेबिनार किया था उसमें हमने पाकिस्तान के हवाले से यही बात की थी कि जो प्रायोरिटी एरियाज हैं एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट के, उसके लोगों को हमें इतनी सही नो हाउ नहीं है या हम उसकी प्लेसमेंट सही तरीके से नहीं कर रहे। उसके बाद हमने जो इन्वेस्टमेंट फैक्टर है पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के हवाले से देखना है कि बलूचिस्तान में हमारा इन्वेस्टमेंट फैक्टर वो आप समझ लें नील है, बिल्कुल कोई है नहीं। उस चीज को हमने कवर करना है। इसमें सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से हमने बलूचिस्तान में देखना है। और एट द एंड हमने जिस चीज के ऊपर जो बात करनी है, जो हमारे लास्ट हमने जब वेबिनार अपना किया था फाइट के साथ मिलके, तो उसमें एक बात हमारे सामने आई थी कि एनएफसी इज अ पॉलिटिकल अवार्ड, ज्यादा वो पॉलिटिकल अवार्ड की साइड पे जाता है। तो इसको हाउ वी कैन मेक इट मोर रैशनल, कि ये ज्यादा रैशनल हो, ये पॉलिटिकल होने के बजाय ये ज्यादा जो है वो प्रैक्टिकल हो जाए। तो इस हवाले से सबसे पहले दुरानी साहब, आई वुड लाइक यू टू प्लीज यू गिव योर ओपिनियन। 15 मिनट के लिए आप हमें बता दें जो आपने अपनी कुछ बातें करनी है। इट इज मोर सॉर्ट ऑफ अ डिबेट जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, कोई फॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं है। फिर इसमें से हम अपने पॉइंट्स वगैरह पिक करेंगे, एंड पे हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे 4-5 रिकमेंडेशंस हम ले लेंगे सारों से, जो जो हमारे स्पीकर्स हमें जैसे जैसे ज्वाइन इन करते जाएंगे। तो दुरानी साहब, ओवर टू यू। जी शुक्रिया मीर सदात, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब 15 मिनट तो पता नहीं मैं इस पर बोल सकता हूँ नहीं सकता हूँ, लेकिन ये कि मैंने जो एज अ डिस्कशन पॉइंट्स का अगर आप एजेंडा रखना चाहते हैं तो लर्निंग फ्रॉम जो हमने पहला वेबिनार किया था फाइट के साथ मिलके और आप लोगों के साथ, उसको अगर हम गौर करें तो देखा ये जाएगा कि एक तो पहले आपने तो ये कह दिया कि एनएफसी जो है ये बेसिकली एक पॉलिटिकल डिबेट है, इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल डिबेट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एनएफसी के बारे में है कि ये एक किस्म की रेवेन्यू डिबेट बन गई है कि जी हमें पैसे कितने चाहिए, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी बैड थिंग। एंड उस पर मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि वो क्यों बुरी है। सूबों के लिए भी बुरी है, सूबे के सब सूबाई लेवल पे भी बुरी है। पहला काम तो ये है कि ये एक रेवेन्यू के साथ साथ एक एक्सपेंडिचर डिबेट भी होनी चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि, और आपको याद है जो मैंने पेपर पब्लिश किया है पिछले ये फरवरी में हमारा पाइट का, उसमें हमने ये दिखाया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी जो है वो वेरी करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल एंड सब प्रोविंशियल लेवल पे। तो हमें एक तो ये देखना चाहिए कि सबसे पहले जब आप इस डिबेट को एक्सपेंडिचर रेवेन्यू दोनों बनाएंगे तो फिर आप ये सोचना शुरू करेंगे कि यार ये हमें खुद क्या कमाना चाहिए। तो असूली तौर पे अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जो निज़ाम वज़ा हुआ है और इस पे मतलब जो सबसे करीब हमारा सिस्टम है वो अमेरिकन सिस्टम है फेडरेशन का। तो अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका का 60 to 70% जो फेडरल लेवल पे है वो सिर्फ इनकम टैक्स से इकट्ठा होता है। बाकी सारे जो टैक्सेस हैं वो काफ़ी हद तक लोकलाइज्ड हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर ये सिलसिला जो है इसको नंबर वन वी हैव टू रियली लुक एट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ हाउ रेवेन्यू इज कलेक्टेड एंड देन हाउ सर्टेन एक्सपेंडिचर्स आर मेड। पर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो नुक्ता हम मेरे ख्याल में होना चाहिए और हमें हमेशा उस पर गौर करना चाहिए कि द बेस्ट टैक्स इज द वन विच इज कलेक्टेड क्लोजेस्ट टू द पॉइंट ऑफ यूज। इस पर मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा ताकि ये जो खासतौर पर स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है उनको भी समझ आ जाए कि देखिए अगर आप मोहल्ले में आपकी सफाई होती है सुबह, जो है वहाँ पे जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं तो वो आप उनको 100 की बजाय 200 रुपया दे देते हैं, क्योंकि आपको आपके पैसे का इस्तेमाल एन अपनी गली में नजर आ रहा है। लेकिन अगर यही पैसा गवर्नमेंट मेरी जेब से निकाल ले और वो एक फेडरल लेवल पर कहे कि मैं कराची का कूड़ा उठाऊंगी या उठाऊंगा, तो वो आपको यकीन नहीं होगा। तो उससे दो नुकसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको देखें फ्रॉम रेवेन्यू स्टैंड पॉइंट, तो हमें ये पता लगा कि जितनी दूर से टैक्स इकट्ठा किया जाता है उतनी इंसेंटिव नहीं है सिटीजन का वो टैक्स देने के लिए। दूसरी चीज जो है वो हमें ये याद रखनी चाहिए कि चूंकि सिटीजन को पता है कि टैक्स आते 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 इसने 6 फिल्टर से आना है, पता नहीं कब खर्च होगा, तो ये मतलब बेसिकली ये सारी डिबेट ही खत्म है। तो ये जो हमारे से एक किस्म का मैं कहता हूँ जो ट्रस्ट है सिटीजन स्टेट का,
वो हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहली बात यह कि आपका बेस्ट टैक्स वो है जो करीब टू पॉइंट ऑफ व्यूज हो। आपको यहाँ तक हैरानगी होगी कि इवन जो सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, रिवाइज क्योटो कन्वेंशन जो है, इवन ऑन कस्टम्स ड्यूटी, वो ये कहती है कि ड्यूटी कभी भी आप बॉर्डर पे पोर्ट पे ना लें, बल्कि आप जाके अब अपनी फैक्ट्री में लें, जहां उसकी वजह मैं आपको बता दूं, उससे ऑडिट बड़ा आसान हो जाता है। ये भी एक तरीका है, क्योंकि आपने क्या ना, आपने लाल रंग का पेंट मंगवाया कि मैंने ये करोला में लगाना है, तो मैं जो हूँ, मेरी फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री पे मैं वो आके कस्टम ड्यूटी दूंगा तो वहीं पे इंस्पेक्टर को पता भी लग जाएगा कि ये वाकई इसने अपनी फैक्ट्री के लिए मंगवाया था या अफगानिस्तान बेचने के लिए मंगवाया था। So, that's again because all things that are important into a country are also part of, और आपको पता है पाकिस्तान का 32% बल्कि 35% जो है वो रेवेन्यू अभी भी आता है बॉर्डर टैक्सेस से। और इनफैक्ट बॉर्डर टैक्सिंग जो होती है उसमें हम प्रिजम्पटिव और अदर टैक्सेस की मद में हम तकरीबन 45 या 49% कंट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगेन बात हुई होती है कि हमारे टैक्स करने के तरीके। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए कि क्या चीज टैक्स होती है। एनएफसी में एक बहुत बड़ा वो खिलवाड़ कहते हैं शायद उसको उसमें उर्दू में, कि एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि आप जिस दिन से देखें जब से पाकिस्तान बना है, तो इसकी एक हम जिसको कहते हैं ना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल जो है, तो वर्टिकल हम कहते हैं इसमें कौन कौन सा टैक्स शामिल कर दिया हुकूमत ने। तो शुरू में एनएफसी में सिर्फ इनकम टैक्स होता था, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाएं कि जूं जूं अभी आप आखिरी अवार्ड जो दो तो हमारे इनकंक्लूसिव रहे थे, उससे पिछले वाला 7वां अगर आप देखते तो उसमें अब हमने बहुत से टैक्सेस की मद में डाल दिए हैं, जिसमें फ्यूल सेस भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला शुरू से क्या रहा। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो शुरू से रहा वो एक तरह से परवर्स था, यानी कि वो पॉपुलेशन बायस पे था। अभी भी अगर आप देखें तो इसके जो 5 क्राइटेरिया जिस बेसिस पे ये पॉलिटिकल लेन देन होता है, उसमें एक इन्वर्स है पॉवर्टी का, उसमें कुछ और चीजें डली हुई हैं, लेकिन बेसिकली जो हमें नतीजा नजर आया है 70-72 मतलब सॉरी 78 ईयर्स में, वो ये नजर आया है कि ये चूंकि पॉपुलेशन बेस्ड था, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नेचुरल सी बात है कि पंजाब बेनिफिटेड द मोस्ट। और उसका नतीजा हमें ये नजर आ रहा है कि अगर आप देखें कि इस वक्त अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंजाब की डेवलपमेंट देख लें, तो पंजाब जो है वो वहाँ पे कोई हालांकि वो समझते हैं कि सदर्न पंजाब जो है वो थोड़ा सा बैकवर्ड है, लेकिन कंपेयर टू पाकिस्तान पंजाब हैज नो लैगिंग डिस्ट्रिक्ट। और अगर देखा जाए तो 50 to 60% ऑफ द टोटल पॉट हैज ऑलवेज बीन गिवन टू पंजाब, सिंपली बिकॉज वी हैव a larger than life focus on पॉपुलेशन। अच्छा, ये तो मतलब इसलिए मैंने जिक्र कर दिया ताकि लोगों को पता हो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है और एक कलेक्शन के कलेक्शन में क्या चीज डलती है और उसमें से फिर गवर्नमेंट बांटती है। अब मेरे ख्याल में एक और चीज जो बड़ी जरूरी है कि हमें एज अ सिटीजन लेवल पे, और ये फिर एक और कॉन्सेप्ट मैं चाहूंगा आज मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं जो सियासी से जरा जिसकी बेसिस पे आई थिंक सियासतदान बात नहीं करते, लेकिन हमें करनी चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट जो बड़ा जरूरी है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आप बात करते हैं कि ये टैक्स किसको किस लेवल पे क्या लेना चाहिए, कि सूबे को कौन सा टैक्स लेना चाहिए, सिटी को म्यूनिसिपैलिटी को क्या टैक्स लेना चाहिए, तो वहां पे एक बात आ जाती है, फंक्शन देखी जाती है कि सूबे का फंक्शन क्या है, म्यूनिसिपैलिटी का फंक्शन क्या है, तहसील अगर टीएमए लेवल पे काम हो रहा है तहसील का फंक्शन क्या है, वो क्या क्या फंक्शंस हैं जो सिटीजन को देते हैं। तो शहरी जो होता है उसकी क्या वो फंक्शन है जो कि फेडरल लेवल पे मुकीम है। फेडरल लेवल पे सबसे बड़ी बात यह कि आपकी शहरियत, यानी आपकी सॉवरेन बिलोंगिंग टू अ सॉवरेन नेशन एंड द डिफेंस देयर बाय एंड आपका पासपोर्ट, आपकी शनाख्त, आपका दुनिया में जो भी है वो फेडरेशन गाइड। तो नेचुरल सी बात है, आप ये क्या आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे, ये आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां आप आमदनी कमाते हैं, तो उस आमदनी में से उस मुल्क का हिस्सा जायज बनता है, क्योंकि उसने आपको दिफा फराहम करना है। और आप अच्छा, अब ये है कि ये एक बड़ी सिंपल सी मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल इट्स नॉट सो सिंपल। अगर आप देखें तो अब हुकूमत ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हुकूमत कहती है कि फेडरल लेवल पे मैं हार्मोनाइज, फॉर एग्जांपल अमेरिका में 2 चीजें अमेरिकन जो हैं वो हार्मोनाइज करते हैं। एक उनकी कनेक्टिविटी, तो आप ये देखिए कि वो जो सड़कों का जाल बिछाते हैं या रेलवे का जाल बिछाते हैं, तो उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक चीज होती है जिससे कि हम मुल्क के अंदर हमारी नक्लो हमल जो होती है
वो आसान हो जाती है। एक ये हो गया। दूसरी चीज जो अमेरिका जिस पे खर्च करता है वो है रेल अपना रिसर्च। यानी इसके अलावा हर चीज प्रोविंशियल लेवल स्टेट लेवल पे जो हमारा प्रोविंस लेवल आप समझ लें उस पे आती है। अच्छा, ये जो चीज है ये हमें बहुत गौर से इस पे सोचना पड़ेगा कि स्टेट एक तरह से फेडरेशन ने और क्योंकि देखिए ना पाकिस्तान गवर्नमेंट का और एफबीआर की कमजोरी यहाँ से जाहिर होती है कि ये लोग बहुत सा प्रिजम्पटिव टैक्स जमा करते हैं। आपको पता है ना, आप अपना वो एक काम करके देते हैं हुकूमत को, कहते हैं जी 10% काट लो कंसल्टेंसी फी। अच्छा, इट्स अ प्रिजम्पटिव टैक्स, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ। इसी तरह फ्यूल सेस अभी आपने देखा 21 से 24 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया गया क्योंकि हुकूमत अपनी आमदन बढ़ानी चाह रही थी। इसके कोई सेंस नहीं बनता कि पूरे पाकिस्तान में अगर बलूचिस्तान को बिजली 1 रुपए की मैन्युफैक्चर कर सकता है तो उसकी बिजली का चार्ज 1 रुपए होना चाहिए। उसके यहाँ तेल का चार्ज वो होना चाहिए जो वहाँ लैंडेड तेल की प्राइस है। ये मैं सारी चीजें इसलिए कह रहा हूँ कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स आप देख लें, एमवीटी, इन प्रोविंस के पास बहुत जराए होते हैं टैक्स जमा करने के लिए। तो मैं फिर एक जो आखिरी दो बातें करूंगा क्योंकि ये मैंने सारा इसलिए बताया कि मैंने कहा कि ये इसको हमेशा सिर्फ एक पॉलिटिकल के पैसे चाहिए, मुंह खोल के बैठे हुए हैं कि जी प्रोविंस वाले बस पैसे दे दें। ये डिबेट नहीं होनी चाहिए। डिबेट होनी चाहिए कि ये पैसा खर्च कैसे हो रहा है और हम खुद कैसे जमा कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें जो आई थिंक आपके लिए बहुत जरूरी हैं कि एक तो बलूचिस्तान इज गोइंग टू ऑलवेज बी स्पेशल क्योंकि इट इज हाफ द साइज ऑफ पाकिस्तान लैंड एरिया, तकरीबन 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है और उसके अंदर बमुश्किल 12 मिलियन 13 मिलियन लोग रहते हैं। तो इसकी जो स्पार्सिटी है उसकी वजह से यहाँ पे जो भी हम टैक्स करेंगे, यानी आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पे लाहौर से कम लोग रह रहे हैं आधे पाकिस्तान में। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक्सपेक्ट करना कि ये प्रोविंस अपनी खुद रेवेन्यू मोबिलाइजेशन करेगा इस हद तक कि वो प्रोविंस को डेवलप कर सके, तो वो आई थिंक इट्स अ स्पेशल केस एंड आई थिंक वी शुड नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि यार ये स्पेशल केस से हमने डील कैसे करना है। दूसरी बात ये है कि और जो आखिरी मैं इसमें कहूंगा कि एक मैं मिसाल दे देता हूँ। इसके बावजूद अब क्वेटा जैसा जो शहर है उसके अंदर भी अगर आप देखें, अगर हम सिर्फ पार्किंग फीस, मेरी ये एक फेवरेट वो है कि हम अगर सिर्फ पार्किंग फी जमा करना शुरू कर दें तो क्वेटा शहर को किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। इस्लामाबाद में हमने एस्टिमेट किया था कि अगर सीडीए कम से कम सिर्फ ब्लू एरियाज में पार्किंग फी ले ले तो उसका तकरीबन 1 खरब रुपया जमा होता है साल का। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि ये बहुत से फ्लेक्सिबल और आपके पास जिसको कहते हैं ना इजी टू यूज मेजर्स हैं। होता है ना, जब आपने टैक्स लेना होता है तो उस पर एक और चीज आप ये भी देखते हैं कि टैक्स 1 रुपया जमा करने में आपको 1 रुपया लग रहा है या 10 पैसे लग रहे हैं या 5 पैसे लग रहे हैं। तो टैक्स अमूमन वो लगाए जाते हैं जिनके आप आसानी हो मतलब रुपया जमा करने में, ठीक है। तो ये हो गया। आखिरी चीज ये कहनी है कि अभी अगर हम देख शुरू करें तो जो हमें नजर आ रहा है और जो हम रेकमेंड कर रहे हैं, आई मीन मेरे जैसे लोग जो कि मतलब, और बाय द वे मैं कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैंने तो ये सब सीखा हुआ है काम, बिकॉज वर्ल्ड बैंक में रहा हूँ। तो ये मतलब आई डोंट थिंक मेरे से तो बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। लेकिन एज अ थिंकर ऑन पाकिस्तान ये बात बहुत जरूरी हो गई है कि अब हम बिस्पोक एक्सपेंडिचर्स करें। बिस्पोक एक्सपेंडिचर्स का एनएफसी से इसलिए ताल्लुक बनता है कि चले एनएफसी की तरफ से या किसी और तरफ से लेट्स से एक बल्क एलोकेशन सुबह को आती है बलूचिस्तान को। अब बलूचिस्तान इस बल्क एलोकेशन को आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे खर्च करता है और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे खर्च करता है, इसके फॉर्मूलाज बजाय यूनिफॉर्म बनाने के दे शुड बी के। क्योंकि देखिए ना अभी मैंने आपको शायद दिखाया था उस दिन की कि अगर आप इस वक्त कैलकुलेट करो कि जो बजट इस वक्त आवारान को जा रहा है वर्सेस जो बजट इस वक्त हरीपुर को जा रहा है, आवारान को अगर यही कांस्टेंट बजट रखेंगे तो 400 साल लगेंगे रावलपिंडी लेवल की तरक्की पे पहुंचने के लिए। यानी आप इमेजिन करें तो ये, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये नहीं हो सकता कि हम एमएनए एमपीए स्कीमें चलाएं, हर एक को 2-2 रुपए दे दें और एक गैर मुतनासिब किस्म की हो जाए, क्योंकि किसी जगह की जो डेवलपमेंट नीड है वो बहुत फर्क है, किसी की बहुत फर्क है। और तो इसलिए हम इसको जो हमने टर्म डिफाइन की है कि हम एक बिस्पोक सॉल्यूशंस, तो ये जो पीएफसी का एक नारा लगा हुआ है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का, जो कि बलूचिस्तान ने कुछ शुरुआत की है उसके ऊपर, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बजाय हम बलूचिस्तान कम से कम अपने अंदर ये करके दिखा दे कि वो अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो ज़रूरियात हैं उनके हिसाब से एक
डिजाइनर बजट बनाए हर डिस्ट्रिक्ट का, राइट? और उसके अंदर एक इंसेंटिव रख देना चाहिए हमें कि जो डिस्ट्रिक्ट मोर एफिशिएंटली स्पेंड करेगा। आपने शायद मेरी प्रेजेंटेशन देखी थी उस दिन कि हमने तो वो स्टोकेस्टिक फ्रंटियर एनालिसिस से हमने एक एनालिसिस भी दिखाया था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट दूसरे 5 साल का हमने हेल्थ और एजुकेशन का बजट लिया, और ये आपको पता लग जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट 1 रुपया सबसे एफिशिएंटली स्पेंड कर रहा है और उसकी आउटकम्स बेहतर आ रही है। तो आई थिंक यहाँ मैं स्टॉप करूंगा, तो बाकी चीजें सवाल में देख लेंगे, सवाल जवाब के दौरान। शुक्रिया जी। थैंक यू दुरानी साहब। आपने जिसे कहते हैं कि बड़े प्रिसाइज पॉइंट्स पे आपने बोला और टू द पॉइंट आपने बात की हमारे साथ। और सेक्रेटरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी फाइनेंस नूरुल हक बलोच साहब ने, लेकिन उनके नेट की कनेक्टिविटी में कोई इशू आ रहे हैं। तो ही इज़ देयर बट अभी पता नहीं है कि सर नूरुल हक साहब, इफ यू कैन हेयर अस, कैन यू अनम्यूट योर माइक एंड ट्राई टू see if you can talk to us only through your audio or not. इनके इशू आ रहे हैं अभी तक। तो जनरल साहब आप अनम्यूट कर लें। सर अस्सलाम। जी सर, आपने दुरानी साहब की बातें तो सुन ली। अभी बेसिकली मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा जो है आपने, क्योंकि वो उन्होंने भी बात आवारान की जी और जी वो जी। कह रहे थे कि आवारान को हम जितना पैसा दे रहे हैं, अगर इतने पैसे में हम आवारान को चलाने के को 400 साल तक भी वो करें तो फिर भी वो पिंडी के बराबर नहीं आ सकता है। तो ये एक ओवरऑल हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट का जो हमारा डायलेमा जो चल रहा है हमारे साथ, और जो फंड्स हमारे लैप्स हो रहे हैं, फंड्स हमारे यूज नहीं हो पा रहे। तो इस हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि एक्सपर्ट इनपुट हमें दे दें, डेवलपमेंट के भी हवाले से और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के भी हवाले से, और प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। ओके, मैं ये कहूँगा कि ये था blood that forward. Third time in '95, I came for the staff force. All these were confined to Quetta itself, but I had certain thoughts about Balochistan. Lucky to come to Quetta in 2012, October 2000. I was here for 2 years, from October 2012 to October 2014. Very interesting. As Chinese say that may you live in an interesting time. This was the time once we conducted 2013 general elections in May 2013. Then, unfortunately, there was an earthquake in Avaran in September 2013. There was local bodies elections conducted, I think, same year or next year. And there was a transformation which General Nasser Jinua used to say, ke jhande jalane se jatak. So, to oversee that transformation, where for the first time in 2014, 14th of August 2014, we conducted or celebrated our Independence Day on in the city, that is Bukti Stadium and a youth stadium. So मेरा जो experience था 2013 elections का, in which I traveled over almost 17 districts out of 32 districts of Balochistan, starting from Kashmir in the north, I would say in the east to Gwadar in the west. तो ये मैंने 17 के 17 डिस्ट्रिक्ट में मैंने ट्रेवल किया, एंड इट वाज अ वेरी रिच एक्सपीरियंस। एक इम्प्रेशन जो मैंने उस वक्त लिया वो ये, पीपल ऑफ बलूचिस्तान आर लिविंग इन द स्टेट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। आई वेंट टू वाशुक, आई वेंट टू अवारान, और once I flew in a helicopter over these areas, I could see that there was
buses. And I still remember that while standing at Avaran in May 2013, I pray to all my that Allah may bless me capability to serve these people. Allah has his own designs, and maybe my wish was not replied to in an ideal fashion. Earthquake, and the positive side of that was that everybody started looking towards that direction. Prior to this time, requesting DGFWO, I had been requesting then Chief of Army Staff that we must construct roads in this area. Unless there is infrastructure, cannot have. Dr. Abdul Malik, he said that if you just construct roads from my area, that is from Panjgur and Turbat, and you give us ability to transport dates of this area, and we get something like 45 rupees per kg, we do not need any more money. This was his point of view. And the dates, we know that in this area, because of of transportation and processing, they perish lying on the ground or they are fed to the animals. Anyway, so there was an earthquake in Avaran, and the thing got speeded up. Everybody started looking toward that side. All the chief ministers visited Avaran, Prime Minister, Chief of Army, number of times. Chief minister stayed with us in Avaran for almost 5 days. तो मैंने जो impression gain किया, that was utter or I would say कि lack of capacity to deliver, and as well as utter city of infrastructure. क्योंकि अवारान और वाशुक दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके नेशनल इलेक्ट्रिसिटी का the electricity is produced through generators in a number of cities, and then it is supplied to the people. Main issue था, हम लोग जब अवारान में गए earthquake के लिए, तो for 5 years there was no deputy commissioner at Avaran. So one can visualize कि जिस district में deputy हो, वहाँ पे schools का क्या हाल होगा, levies का क्या हाल होगा, hospitals का क्या हाल होगा, infrastructure का क्या हाल होगा. Actually, this area had been surrendered to the militants. They were ruling the roost. और मुझे exactly याद है कि 2013 के elections में जब मेरा एक तुर्बत में कि सर मैं यहाँ पे पाकिस्तान को नहीं मुझे नजर आ रहा. I am not seeing Pakistan. Electricity is coming from Iran. The local civil administration has surrendered itself to the miscreants. Eatables are coming from Iran, and the TV is that of India. So he virtually said that I do not see Pakistan here. Anyway, we played our role, whatever we had of, और हमने चीज़ों को रीस्टैब्लिश किया. Particularly अवारान में हमने अपनी provincial government की capacity build की to deliver in this kind of disaster. और एक टाइम आ गया कि जब provincial government ने ये responsibilities को take over किया from army, and it was very satisfying for us. अच्छा, दूसरा ओवरऑल मैं अगर कहूँ पाकिस्तान के एनवायरनमेंट, तो मैं समझता हूँ आई सब्सक्राइब टू दिस आइडिया कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है. अवारान में जो मेरा इंप्रेशन था, जैसे आमिर भाई ने भी जिक्र किया कि अगर वही फंड्स हम देते रहे तो फिर तो ये सदियां लगेंगी. बट एक और जो इशू इसके साथ लिंक्ड है वो है कि वो पैसा, यू वांट टू से समथिंग, शुड आई कंटिन्यू? ओके. अनदर इशू इज कि जो पैसा दिया जाता है वो ऑन ग्राउंड लगता नहीं है. आई रेड समवेयर के 1947 से 2002 तक बलूचिस्तान वाज गिवन 200 बिलियन रुपीस फॉर डेवलपमेंट, and 2002 to 2008, that is in 6 years, 400 billions were allocated to Balochistan for development, जिसमें के 100 small dams के project थे और बहुत कुछ था. And this was the period of General Musharraf, and from 3 to 5 I served with General Musharraf, and I could see that how well he felt about Balochistan and how well he thought कि Balochistan needs our attention. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी पैसा दिया गया वो ऑन ग्राउंड
उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था. To quote certain figures, I remember that in Avaran on paper there were 2,000 tube wells. On ground there were not even 200 tube wells. There were number of roads which were there on the papers. On ground those were not there. So one is के शेयर पूरा नहीं मिलता, second is के कैपेसिटी नहीं है उस सारे पैसे को यूटिलाइज करने की, और थर्ड is कि वो पैसा ट्रांसलेट नहीं होता on ground and maybe it goes somewhere else. Governance is another issue. I would say कि मैंने एक दफा एक लिस्ट अपने तमाम अगर बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट को लिस्ट डाउन आप करें and you say कि what is the state of governance, so in certain districts you will find that the governance is as low as maybe 5%, और जो highest district होगा that will not be more than 50-60%. So जब state की presence नहीं है किसी area में, तो वहाँ पे definitely undesirable elements they will creep in because we are not present there. So अभी ये जो opportunity हमारे रास्ते में आई है in terms of CPAC, I will also like to share with you कि उस वक्त जब मैं इधर था अवारान में, तो ये जो रोड अभी M8 कहलाती है, which starts from Fuzdar, then to Mashke, then to Avaran, then what is that called, Hoshab, and then to down to Gwadar. ये जो रोड है इसके ऊपर पहले FC was sitting at 3 places. जब earthquake आया तो we said that we were sitting at 10 places, so we had secured this complete road. So then we started saying that this road should be constructed as a prelude to the CPAC motorway जो बाद में बननी है M8. But अगर ये road अभी बन है, we helpful for subsequently. लेकिन political expediencies, they thought that N85 was more important than M8. M8, whereas is a shorter route, it is a historical route, it passes over a flatter area. N85 passes through mountains, it is winding, and it is a 50 kilometers longer route, but still, due to political expediencies, the preferences were given to N85. Alhamdulillah, yesterday I was reading that M8 has also been approved. So M8 will also be constructed from Oshab till Khuzdar and then to Ratodero. So these are positive developments. I'm very positive that good days for Balochistan are coming. Only question is that we must prepare ourselves. We must prepare our youth. We must prepare our skilled labor in order to brace for these good days, which I foresee are coming. They are on the way. Thank you very much. Thank you, sir, for your thoughts. हमारे नेक्स्ट स्पीकर रफीउल्लाह काकड़ साहब हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है. ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग थिंकर्स ऑफ बलूचिस्तान. ही इज़ रोड स्कॉलर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं. ही इज़ अ यंग पर्सन and he has the passion to serve his own province. That's why he came back to Balochistan after graduating. So this was a brief introduction of Sir Rafiullah Kakad Sahab. Sir, now I would give the stage to you. Please, you continue with your presentation. Kakad Sahab. बहुत शुक्रिया. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एक्सेप्ट माय सिंसियर अपॉलॉजीज. आई वाज इन अ मीटिंग, और गवर्नमेंट के मीटिंग्स में आपको बताया वो फिर आधे घंटे की मीटिंग कभी घंटे 2 के लिए चली जाती है. तो आई एम नॉट इंटायरली श्योर कि अभी तक डिस्कशन क्या हुई. अगर आप मुझे उसका एक क्विक समरी दे दे, और फिर द स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट यू वुड वांट मी टू रिस्पॉन्ड टू, दैट वुड बी अप्रिशिएटेड. जी, तो उसमें काकड़ साहब, हम जो यहाँ पे बात कर रहे थे, हमने यही कहा कि मतलब 18th अमेंडमेंट के बाद हमने जिसे कहते हैं कि फिर NFC अवार्ड को भी हमने रीस्ट्रक्चर किया. लेकिन उसके रीस्ट्रक्चर करने के बाद भी अभी भी हमारे बलूचिस्तान के अंदर एक डेवलपमेंट फैक्टर को अगर हम देखें तो वो इम्प्रूव नहीं हुआ. पब्लिक एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी को हम देखें, वो हमारे जिसे कहते हैं कि इम्प्रूव नहीं हुआ है. यहाँ पे आज भी हमारे बिलियंस में जिसे कहते हैं फंड्स हमारे लैप्स हो जाते हैं. उसके बाद फिर हमारे जो प्रायोरिटी एरियाज हैं एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट के बलूचिस्तान में,
उसके हवाले से हम थोड़ी बात करना चाह रहे हैं। और हम सोशल प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट फैक्टर तो यहाँ पे ज़ीरो है। और आपको तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आप उसके ऊपर अगर अपने डिस्कशन को उसके अराउंड ही आप करना चाहते हैं तो इट वुड बी बेटर। अदरवाइज ये जो हमने बातें की हैं इनमें से आप जिस तरीके से डिबेट को मूव ऑन करना चाहते हैं प्लीज। और अगर आप क्विकली मुझे ये भी बता दें अभी तक क्या डिस्कशन हुई, सो दैट आई डोंट रिपीट थिंग्स। अभी तक डिस्कशन यही हुई है कि शुरू में आमिर दुरानी साहब जो थे उन्होंने हमें एक ओवरऑल बताया कि एनएफसी क्या है, और उन्होंने फिर हमें ये बताया कि ये जिसे कहते हैं डिबेट हमें किस साइड पे ले जाना चाहिए। हम अभी तक ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जी किसको पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, इससे ज़्यादा हमारी फोकस जो है वो टैक्सिंग के ऊपर और रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। फिर हमारे साथ जनरल समरेज हैं, उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ी बात वगैरह की कि बलूचिस्तान में, क्योंकि ही सर्व्ड इन बलूचिस्तान स्पेशली ड्यूरिंग दिस अर्थक्वेक इन अवारान, और उसके बाद जो डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने बात की। और यहाँ पे ये डिस्कशन में बात आई, दुरानी साहब ने ये बताया कि जी हम अवारान में जितना पैसा दे रहे हैं अगर हम 400 साल तक भी देते रहें तो अवारान फिर भी पिंडी के बराबर नहीं आ सकते हैं। तो ये हमारे मतलब जो अभी तक ओवरऑल बातें हुई हैं, तो अब आगे आप, ठीक है सर जी प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका, और जो भी हमारे दोस्त साथी सुन रहे हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल की तरफ डायरेक्ट आता हूँ। बेसिकली जो आपका सवाल है वो एक ब्रॉडर थीमेटिक कैटेगरी में फिट करता है, और वो कैटेगरी ये है कि जो इंक्रीज्ड फिस्कल स्पेस अवेलेबल हुआ है प्रोविंसेस को 18वीं तरमीम के बाद और 7th एनएफसी अवार्ड के बाद, क्या सूबों में इतनी कैपेसिटी है कि वो इस इंक्रीज्ड फिस्कल स्पेस का फायदा उठा सकें और इसकी मदद से अपने डेवलपमेंट को, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव करें, सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करें। तो ये जो सारी डिबेट है ये इस ब्रॉडर थीमेटिक कैटेगरी में फॉल करती है। इसमें मैं रिस्पॉन्ड ये करूंगा कि देखें, जब हम कोई किसी एक फेज को इवेलुएट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कभी भी इवेलुएशन या ये कंपैरिजन वैक्यूम में नहीं होती, ये रिलेटिव टू समथिंग एल्स होती है। तो बेसिकली इन अदर वर्ड, ये जो आपका सवाल है अगर हम इसको रीफ्रेज करें तो सवाल ये बनता है कि 7th एनएफसी अवार्ड से पहले जो फिस्कल अरेंजमेंट्स थी और 18वीं तरमीम से पहले जो सूबों के पास जिस तरह से इख्तियारात थे, वफाक के पास थे, क्या जो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन 7th एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम ने की है, क्या उससे चीजें सूबों में बेहतर हुई है कि नहीं हुई? So basically we are comparing the post 7th NFC and post 18th amendment scenario with the pre 18th amendment and pre 7th NFC award scenario. अच्छा, 7th NFC अवार्ड से पहले फिजिकल स्पेस इस तरह से अवेलेबल नहीं था, और जाहिर बात है जिस तरह आई एम श्योर आप डिस्कस कर चुके होंगे, बलूचिस्तान वाज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ 7th एनएफसी अवार्ड। तो उसके बाद हमारा तकरीबन जो हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स है वो इन नॉमिनल टर्म्स कोई 4-5 गुना बड़ी है कंपेयर टू द प्री एनएफसी 7th एनएफसी सिनेरियो। अच्छा, इसी तरह 18वीं तरमीम ने जो पावर सारे सोशल सेक्टर तकरीबन तमाम डिवॉल्व हो गया है सूबों के पास, तो ये सारे इख्तियारात भी आए हैं, फिस्कल स्पेस भी मिली है। सवाल ये है कि क्या ये एविडेंस हमारे पास है कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को जो फिस्कल स्पेस मिली है उसका उन्होंने बेहतर फायदा उठाया है, उससे चीजें बेहतरी की तरफ गई है या खराबी की तरफ गई है? अच्छा, पहले तो लेट मी एक्नॉलेज दिस आउटराइटली के अनफॉर्चुनेटली कोई सिस्टेमिक डेटा और एनालिसिस ना होने की वजह से इस पर कोई डेफिनेट, कोई 100% कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना काफी मुश्किल है। लेकिन जो अवेलेबल एविडेंस है और हम में से जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं, थोड़ी बहुत रिसर्च की है, मैं अपने उन एक्सपीरियंसेस और अपने रिसर्च की बुनियाद पे कुछ बात करूंगा। अच्छा, पहले तो ये है कि बहुत सारा एविडेंस है कि सोशल सेक्टर्स में, काफ़ी सेक्टर्स में चीज़ें बेहतरी की तरफ गई है सूबों में 18वीं तरमीम के बाद। मैं उसमें स्पेसिफिक मिसाल दूंगा एजुकेशन सेक्टर, और जो आपने दूसरी बात की रेवेन्यू की तरफ से या जो फिस्कल परफॉर्मेंस है सूबों की, उसकी तरफ भी जाऊंगा। एजुकेशन में काफ़ी सारे एविडेंस है कि जो
पॉलिसी चेंजेस है या रिफॉर्म्स है, वो काफी अच्छे ऐसे चेंजेस या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है जो शायद पिछले 30-40 साल में नहीं हुए थे। और जो एजुकेशन बजट है वो भी तकरीबन पिछले 10 साल में 17%, 18%, 16%, 19% इसके अराउंड वो एवरेज रहा है ऑफ द टोटल प्रोविंशियल बजट, जो कि तकरीबन मिडिल एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज का जो एवरेज है वो 15% और 20% के दरमियान है। तो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन बिल्कुल ये आइडियल रिसोर्स एलोकेशन या जो डिजायरेबल लेवल्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन है ये उसी में आता है। अच्छा, इसी तरह कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस की गई है। क्या इससे एजुकेशन क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, ये अब एक अलग सवाल है। इसका ताल्लुक कोई 5-6 और सवालों के साथ है, वो उस पर किसी और दिन डिबेट करते हैं। लेकिन पहला सवाल का पहला कंपोनेंट का जवाब ये है कि 18वीं तरमीम और 7th NFC अवार्ड से पहले जो सर्विस डिलीवरी की सूरत हाल थी, सूबों को जो कंप्लीटली डिवॉल्व हुए हैं, कुछ सेक्टर्स में हमारे पास एविडेंस है कि चीजें बेहतरी की तरफ गई है, एटलीस्ट एट द इनपुट लेवल, रिसोर्स एलोकेशन के लेवल पे। क्या उससे आउटकम्स और आउटपुट्स इंप्रूव हुए हैं, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट डिबेट बन जाता है। अच्छा, इसी तरह रेवेन्यू फिस्कल परफॉर्मेंस की बात है। 7th NFC अवार्ड में जीएसटी ऑन रेवेन्यू, जीएसटी ऑन सर्विसेज जो है वो ट्रांसफर हुआ, वो टैक्स सूबों को। और बलूचिस्तान तो खैर बाकी सूबों के मुकाबले में इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन इवन बलूचिस्तान ने भी पंजाब और सिंध ने अपने रेवेन्यू बोर्ड या अथॉरिटीज बनाए। बलूचिस्तान ने 5 साल ये काम एफबीआर से करवाया और इवेंचुअली अपनी रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई। चारों सूबों ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पहले एफबीआर कलेक्ट करता था, इवन बलूचिस्तान को शामिल करके इन सब ने, अब जब सूबे खुद कर रहे हैं तो उनकी रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है। यानी माइनर डिफरेंस भी नहीं, बड़ा मेजर डिफरेंस है कंपेयर टू जब यही काम एफबीआर कर रहा था। अब अगर हम जो रिलेशनल सवाल है कि हम 18th अमेंडमेंट या 7th NFC अवार्ड से पहले जो वफाक ये संभालता था वो वाला कंपैरिजन छोड़ दे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम इसको सिर्फ एब्सोल्यूट सेंस में देखें कि ये फिस्कल स्पेस आया है, इसका जो हमें फायदा उठाना चाहिए वो हमने अभी तक नहीं उठाया और ये बड़ा टाइम लगेगा। और उसकी मैं 2 इंपॉर्टेंट वजूहात हाईलाइट करना चाहूंगा। नंबर 1 है कि जो हमारी तमाम डेवलपमेंट प्लानिंग और एक्सपेंडिचर है, ये जो MPA और MNA स्कीम्स है, इसने डेवलपमेंट का सॉरी टू यूज द वर्ड्स बेड़ा गर्क कर दिया है। नीड बेस्ड प्लानिंग जहां पे जरूरत है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन जिससे चीजें इंप्रूव हो, वो प्लानिंग MPA MNA फंड्स की वजह से वो होती नहीं है। हमारे पॉलिटिकल पार्टी से लेके हमारे ओवरऑल जो इधर एक सोशल ट्राइबल कल्चर है, वो भी यही है कि पर्सनल टारगेटेड प्रोविजन ऑफ गुड्स को प्रेफर करते हैं ओवर इंप्रूवमेंट्स इन सर्विस डिलीवरी। तो ये एक ब्रॉडर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यहाँ पे है जिसकी वजह से ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज आया है उससे उस तरह से इंप्रूवमेंट हमें नजर नहीं आई जो हमें आनी चाहिए थी। लेकिन इन लिमिटेशन से किसी से ये आर्गुमेंट नहीं बनता कि आप 7th NFC अवार्ड या 18वीं तरमीम से पहले वाली हालात पे जाए। इन लिमिटेशन से नतीजा ये निकलता है कि आपको इधर मजीद गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, सियासी कल्चर को नेचुरल इवोल्यूशन की तरफ जाने की जरूरत है। इस वक्त हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बड़ा सिग्निफिकेंटली इंजीनियर्ड है। इधर जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स, जेन्युइन जो एक सियासी माहौल है, लोग जिसको भी आने दे, जिसको रिजेक्ट करे, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतनी लग्जरी नहीं है, हम अभी तो वहां तक पहुंचे ही नहीं। यहाँ पे जो पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अभी भी बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करती है और इस डोमिनेंट रोल का एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जिसकी वजह से ये जो सिटीजन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का टू वे ट्रैफिक है, टू वे रिलेशनशिप है, वो बड़ा मुतासिर हुआ है। और जब तक सियासत के लेवल पे चीजें ठीक नहीं होती, सर्विस डिलीवरी में कोई मेजर चेंज लाना, कोई बहुत बड़ा चेंज लाना बहुत मुश्किल काम है। मैं इसके साथ कंक्लूड करूंगा और आई वुड लाइक कि आप या जो आपके बाकी दोस्त सुन रहे हैं, अगर वो कोई स्पेसिफिक सवाल पूछे ताकि फिर उस पर ज्यादा टाइम लगे। Thank you, Kakad Sahab, for a very informative and insightful presentation.
दुरानी साहब, आपने अगर काकड़ साहब की बातें सुनी है, मैं चाह रहा हूँ कि यू बीइंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट, इफ यू कैन रिस्पॉन्ड टू हिम, बिकॉज आई वांट कि एक थोड़े सी डिबेट हो जाए, आप इनकी बातों पे कितना एग्री कर रहे हैं या आप इनकी किसी एक पॉइंट को अगर फर्दर ले जाना चाहते हैं। जी दुरानी साहब। दुरानी साहब नहीं उनके। अच्छा काकड़ साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने जो ये यहाँ पे बात की है, आपने एक बड़े जिसे कहते हैं कि मैं जो आपकी प्रेजेंटेशन से जो मैं समझा हूँ, मैं ये समझा हूँ कि और मेरे ख्याल से जब दुरानी साहब ने भी प्रेजेंटेशन दी थी तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि इट इज नॉट अबाउट दैट हाउ मच मनी वी गेट, rather it is about that how well we can spend that money और किस तरीके से उसको वो करना चाहिए। तो मैं अगर एज अ लेमैन आपसे ये सवाल पूछूं कि आप बलूचिस्तान के हवाले से अगर मुझे 3 प्रायोरिटी एरियाज अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन एंड हेल्थ, आप अगर मुझे 3 और ऐसे प्रायोरिटी एरियाज बता दें जहां पे हम अगर अपने फोकस करें एक्सपेंडिचर्स को। जी देखिए, आई होप कि मेरी आवाज आ रही है। जी जी जी। इस डिबेट के 2 लेवल्स है। पहला तो लेवल है जो सूबों का वफाक के साथ जो वर्टिकल शेयर है, और प्लस फिर सूबों के दरमियान जो एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है, वो इक्विटेबल हो, वो नीड बेस्ड हो, वो एक अपनी जगह बड़ी सही डिबेट है कि मसलन, यानी अभी मैं आपके इस उसके लिए जब कल रात तैयारी कर रहा था, दुनिया में बहुत कम ऐसे अभी भी ममालिक है जहां पे पॉपुलेशन का जो वेटेज है डिस्ट्रीब्यूशन में, वो अभी कोई 60 या 70% से ज्यादा हो। वेरी फ्यू फेडरेशंस इन द वर्ल्ड, तकरीबन तमाम दुनिया के फेडरेशन में पॉपुलेशन की जो वेटेज है वो 50% या इससे नीचे है। यानी वो गुर्बत, वो एरिया, वो जरूरियात और वो इंसेंटिव्स भी देते हैं परफॉर्मेंस के लिए, इन जैसे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली 40 साल हमने सिर्फ आबादी की बुनियाद पे वसाइल तकसीम किए, 7-8 साल हुए हैं जब हमने वो फार्मूला चेंज किया, लेकिन अभी भी आबादी की वेटेज 82% है। तो कोई और आई कैन नॉट थिंक ऑफ अनदर फेडरेशन इन द वर्ल्ड जिसमें 82%, 100 में से 82 रुपए सिर्फ आबादी की बुनियाद पे तकसीम होते हो। तो मेरे ख्याल से उस फार्मूला, उस पे जो हमारे ग्रीवेंसेस है वो अपनी जगह जेन्युइन है, लेजिटिमेट है, वो लड़ाई हमें जारी रखनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है जो आपने पूछा है कि the efficiency and effectiveness of available expenditures और available resources, कि जो भी आपको अवेलेबल है उसको आप कितना efficiently and effectively खर्च करते हैं कि आप उससे अपने डेवलपमेंट के अहदाफ जो है उनको अचीव कर सकें। तो ये दोनों अपने जगह इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है और ये एक दूसरे की कॉस्ट पे नहीं है। सो द फर्स्ट डिबेट शुड नॉट हैपन एट द एक्सपेंस ऑफ द सेकंड, और इसी तरह जो सेकंड वाला एस्पेक्ट है वी शुड नॉट डिस्कस दैट एट द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट। अच्छा, अब दूसरे डिबेट की तरफ जी सॉरी, कैन यू हेयर मी दुरानी साहब? या जी, I can hear you now and I hope you can hear me also, क्योंकि आप मुझसे सवाल कर रहे थे, आप मेरा माइक हाँ अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ, I am hearing you all along. या काकड़ साहब आपकी आवाज आ रही थी फिर चली गई। काकड़ साहब जी, दुरानी साहब आपने काकड़ साहब की बातें तो सुनी, मैं चाह रहा था कि आप उस पर थोड़ा सा आप भी बोल लें, फिर जनरल साहब भी उस पर थोड़ा सा हमें वो अपने दे दें फीडबैक। Sure, I'm there.
जी दुरानी साहब, फर्स्ट यू देन। जी, मैं वेट करना चाह रहा था कि काकर साहब अपनी बात पूरी कर लें, क्योंकि उन्होंने बहुत चंद अच्छे नुकात रेज किए हैं। तो मे बी यू कैन जस्ट ब्रिंग हिम इन बैक इनटू द कॉन्वर्सेशन, फिर मैं उस पर उनसे जी काकर डिस्कशन कर साहब, लेता इधर तो मुझे वो नजर आ रहे हैं, डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, उनकी आवाज क्यों नहीं आ रही, उनका माइक भी ऑन है। हूँ। मेरे ख्याल में उनको भी अगर आप रीजॉइन करा लें ये, तो वो शायद हमारे वाला मसला हो। इफ यू कैन मैं जस्ट देखता क्लिक हूँ। एंड क्लिक बैक अगेन। जी, तो आप तब तक आप अपनी बात कर लें दुरानी साहब। जी अच्छा, तो मतलब मैं मेरे ख्याल में कार साहब ने 3-4 चीज़ें जो की हैं वो आपको देखें उसमें बहुत हमआंगी पाई जाती है। एक तो सबसे पहली बात ये कि उन्होंने मेरी तरह उसी बात पे स्ट्रेस किया कि द इशू जो है सबसे पहला, कि यहाँ पे बिस्पोक यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उसकी ज़रूरियात के बेसिस पे पैसे मुख्तस होने चाहिए, ना कि MNA MPA स्कीमें होनी चाहिए, ना ये होना चाहिए कि आपने सबको एक ही वाइट वॉश करके और एक ही हिसाब से पैसे अनायत करते हैं। ये तो उन्होंने काफ़ी किया। दूसरा, उन्होंने एक स्ट्रक्चरल इशू बड़ा मज़े का निकाला, वो ये कि जो हम लोग गौर नहीं करते कि उन जो द वे ऑफ प्रोविजन, जब आप किसी को MNA MPA स्कीम देते हैं तो लाइकलीहुड बलूचिस्तान में उसका गलत इस्तेमाल होने का इसलिए भी बढ़ जाता है कि नीयत गलत नहीं होती, मतलब वो जो सरदारी सिस्टम और जो लोकल सिस्टम है यहाँ पे, उसकी वजह से आप अपनी हाथ से किसी को कुछ देते हैं, ना कि आप जनरल सर्विसेज सारों के लिए बराबर ठीक करते हैं। मैं इसका मिसाल इस तरह देता हूँ कि मैं खुददार ये रहा काफ़ी अर्सा, 91 से 94 तक। तो हम वहाँ पे ये सासुरी साहब का जो उस वक्त MNA होते थे उनका इलाका था। तो उसके अंदर ना ये हमने बैठ के गौर किया कि जो भी बंटवारा होता है, जो भी मतलब मुराद दी जाती हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे हैंड की जाती हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम है इसी तरह का कि सरदार ने फैसला करना है किसको क्या मिलना है। तो आई थिंक ये उन्होंने एक बहुत अच्छा नुक्ता हटाया निकाला। दो ये हो गया। तीसरी चीज उन्होंने जो कहा कि जी कोई दुनिया में फेडरेशन नहीं है जहाँ पे कि इस तरह की पॉपुलेशन की बेसिस पे अभी भी 82% जो है कि आपकी आबादी ज्यादा है तो आपको पैसे ज्यादा देंगे। तो ये जो है ये मतलब कहीं भी ये फॉर्मूला इस तरह नहीं लगता। मैंने इसीलिए जब अपना अमेरिका का मिसाल दी थी तो मैंने अमेरिका की मिसाल सिर्फ इसलिए दी थी कि उसमें भी आप अगर स्टूडेंट अगर कुछ चाहें तो जाके रिसर्च करें कि अमेरिका में फेडरल टैक्सेस, प्रोविंशियल स्टेट टैक्सेस और सिटी टैक्सेस कैसे जमा होते हैं और क्या क्या चीज़ किस जगह पे खर्च की जाती है। तो वहाँ भी आप ये देखेंगे कि जो फेडरेशन है वो बड़ी अपना ज़्यादातर जो पैसा जमा करती है वो दिफा पे खर्च करती है, और दिफा के बाद जो है उसके बाद जो सबसे यानी मेजर एक्सपेंस दिफा का है। तो एक तो ये अच्छा, आखिरी चीज़ जो मैं चौथा, फिर मैं इस नुक्ते पे दोबारा वापस आऊँगा। इन्होंने जो बात की थी कि देखें और ये मुझे बहुत वाज म्यूजिक टू माय ईयर्स कि, और ये हाल में पिछली दफा भी जो सेक्रेटरी फाइनेंस ने यही बात आपने देखा होगा इन्होंने की थी उधर मेन उस पे भी, कि जब से FBR से ये लेके और GST सेल्स टैक्स सर्विसेज जो हैं ये टैक्सेस ये प्रोविंस के पास आए हैं, उनकी अदायगी बेहतर होगी। अब आप देखिए वो अदायगी बेहतर होने का मैंने आपको असूल बताया था, टैक्स इज बेस्ट कलेक्टेड बाय दोज प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द टैक्स पेयर। ठीक है ना, तो वो जब उनको कम से कम वो प्रोविंस पे आकर उनको चले ये तो होगा कि चलो यार ये प्रोविंस के पास जा रहा है। तो दूसरा ये कि वो रिवर्स ये कि प्रोविंस उन पे निगाह भी रख सकता है। लेकिन एक चीज जिसमें मैं वापस आना चाहता हूँ, और अगर काकर साहब आ गए हैं वापस लाइन पे, कि ये बलूचिस्तान जो है उसमें जो एक चीज हमें गौर करनी पड़ेगी, एंड दिस फ्लोज फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि हमें और कुछ नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल बिस्पोक बजटिंग करनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल बिस्पोक डेवलपमेंट प्लान तैयार करने पड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये हमारा आप समझ लें कि अगर डिस्ट्रिक्ट पे करना डिस्ट्रिक्ट पे, नहीं तो मैं अगर मेरे पास में तो विलेज लेवल पे चला जाऊँ। मिसाल के तौर पे माशा खेल डिस्ट्रिक्ट इज वेरी डिफरेंट वो एरिया, ठीक है। अवारान केज का जो इलाका है वो इज वेरी डिफरेंट एरिया, सो वी हैव टू बी, अब किंगरी मूसा खेल उस इलाके में चले जाएं, या हर जगह की यू कांट से कि यार मैंने ये प्रोविंस के पास वो एक लेंस है कि वो बता सके मैंने कहाँ क्या डेवलपमेंट बजट लगाना है। तो और आखिरी चीज, सॉरी, जो रोड्स पे बात की थी हमें ये जन साहब ने की थी, देखिए रोड्स की बहुत सख्त जरूरत होती है, और मैं चूंकि खुद विटनेस रहा हूँ बलूचिस्तान में एक ऐसी 600 किलोमीटर सड़क पे कि जहाँ 3 दफा तो उसका सर्वे किया गया और 3 दफा वो पेपर पे बनी, लेकिन बनी उसमें सिर्फ 104।
लेकिन इसकी वजह ये जो रोड्स का जाल बिछाना बहुत ज़रूरी है बलूचिस्तान में, लेकिन बलूचिस्तान को एक और काम करना पड़ेगा कि वो कुछ लोगों के साथ मिलके बात करें कि क्या ज़रूरी है कि हम जितनी रोड्स बनाएं उनका वो स्टैंडर्ड रखें जो पंजाब की मोटरवे का। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने फिर आपको बताऊं कि थोड़ा ज़रा हमें इसको ग्रास्प करना चाहिए कि 4 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान का आधा हिस्सा है, वहां सड़क का जाल बिछाना, इट मेक्स वेरी लिटिल सेंस in any way unless and until you bring down the level of service। यानी कि जो अगर आप अमेरिका में भी देखें कि उनकी जितनी फॉरेस्ट रोड्स हैं अभी तक उन्होंने ग्रेवल पे रखी हुई हैं, और अमेरिका ने भी जो अपनी 60s और 50s में जो हाईवे बनाई थी अब उसमें से वो अबैंडन कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जैसा मुल्क मसलन हाईवे रूट 66 देख लीजिए, वो अबैंडन हो रहा है। तो ये मैं जहां तक मानता हूँ कि ठीक है जी, सीपेक की एक सड़क है, लेकिन सड़क ऑलरेडी है बलूचिस्तान में बीच में, बसीमा नाग वाला जो रूट है वो आप देख लीजिए, वो आके मिलता है आपकी जो N25 जा रही है, जो आपकी उथल बेला वट कलात वाली सड़क है। तो आपके पास था, आपके पास हाईवे भी आ गई। अब जो पूरा जाल बिछाने की जरूरत है, जिस पर मैं बहुत ज्यादा आई थिंक एम्फेसाइज करूंगा, वो अब हमें ग्रेवल रोड्स, या क्योंकि एक ये बड़ी एडवांटेज भी है बलूचिस्तान के पास कि इट हैज द काइंड ऑफ सॉइल व्हिच कैन टेक इन मोस्ट एरियाज दीज काइंड ऑफ रोड्स। तो उस पर फिर किसी और टाइम बात करेंगे, लेकिन कमिंग बैक टू एनएफसी, आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट जो बातें काकड़ साहब ने की, आई एग्री विद ऑल ऑफ देम। अच्छा काकड़ साहब, आपको मैंने कहा था आप अगर एरियाज कुछ आइडेंटिफाई कर दें प्रायोरिटी एरियाज डेवलपमेंट के लिए बलूचिस्तान के लिए, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन एंड हेल्थ, प्लीज। बहुत शुक्रिया। मैंने दुरानी साहब की कुछ बातें ही सुन सका, मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी यहाँ पे, अनस्टेबल इंटरनेट। तो आई होप कि मेरी आवाज आपको आ रही है। जी जी। तो मैं इसमें ये कहूँगा जो डिबेट हमने उसके बाद ये कोई मेरे ख्याल से किसी और का माइक भी ऑन है जिसकी वजह से आप जी बोल लें, वो म्यूट कर दिया माइक। जी बोल लें। जी जी जी, थैंक यू। तो प्रायोरिटी एरियाज आइडेंटिफाई करना, इधर बैठ के पहले तो मैं ये समझता हूँ ये प्रायोरिटी एरियाज कौन से होने चाहिए कौन से नहीं होना चाहिए, ये इस तरह का एक रैंडम प्रोसेस होना भी नहीं चाहिए। इसके लिए आप प्रॉपर 5 साल 1 साल आप नीड असेसमेंट्स करते हैं, उसकी बुनियाद पे आप एक ग्रोथ स्ट्रेटजी बनाते हैं कि 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में हम क्या किधर जाना चाहते हैं और वो उधर जाने के लिए हम कैसे पहुंचेंगे। तो मैं पर्सनली जो डेवलपमेंट प्लानिंग में आजकल गवर्नमेंट को इस पे टेक्निकल असिस्टेंस भी दे रहा हूँ। हम जो दुरानी साहब ने बात की, हम कुछ इसी तरह का सिमिलर अप्रोच प्रपोज कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि आप स्पेशल प्लानिंग की तरफ जाएं। यानी हम कह रहे हैं कि आप जो पर्टिकुलर रीजन्स है, अब बलूचिस्तान इतना बड़ा सूबा है, हर रीजन की अपनी स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस है। मसलन जो हमारे कच्ची प्लेन्स है, जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, ये इनका कैनाल सिस्टम है पाकिस्तान के, उससे लिंक है। साथ साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो है बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अच्छा, फिर हमारा कोस्टल बेल्ट है, जो मकरान का सारा कोस्टल बेल्ट है, गवादर से लेके लसबेला तक। अच्छा, फिर हमारा सेंट्रल बलूचिस्तान, नॉर्थ, हमारा वेस्टर्न बलूचिस्तान जो है वहां पे मिनरल्स है, नॉर्थ और सेंटर में एग्रीकल्चर और मिनरल्स का बहुत बड़ा। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होनी चाहिए वो इट शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द कंपैरेटिव एडवांटेजेस and economic potential of each region. We should not propose one size fits all sort of strategy for development. The kind of development strategy and interventions that are required in Sirabad and Jafarabad may not be required in Peshin and Kila Abdullah. आपको नोशकी और चागी में जो जिस किस्म के इंटरवेंशन चाहिए, आपको कोस्टल बेल्ट में आपको अलग चाहिए। So rather than me identifying the priority areas, I will recommend the approach that the government should take to identify these areas. और वो अप्रोच ये है, नंबर 1 तो ये है कि हम we desperately need to go to need based planning। और मैंने बताया among the other need based planning में सबसे बड़ी रुकावट आपके MPA और MNA फंड्स है। इमरान खान साहब का एक मैंडेट ये था कि हम इसको खत्म करेंगे, वो नहीं कर सके। इसको खत्म करना तकरीबन अब बहुत मुश्किल हो गया। दूसरा जो है, मैं ये नीड बेस्ड प्लानिंग के लिए जो डिस्ट्रिक्ट
लेवल की प्लानिंग की बात की है दुरानी साहब ने, मैं उसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिमिलर बात है। हम उसको कह रहे हैं कि आप स्पेशल, आप टारगेट इंटरवेंशंस, targeted interventions should be based on the unique economic potential and comparative advantages of each region. जब प्लानिंग इस अप्रोच के तहत होगी तो आपको खुद ब खुद चल जाए जरूरत है ताकि वहां को हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ ले जा सके, रादर देन के हम इधर बैठ के बताएं गवर्नमेंट को कि प्रायोरिटी एरियाज के पीछे एक पूरी नीड एनालिसिस होती है और एक प्लानिंग होती है। तो सो आई वुड रिकमेंड दैट अप्रोच रादर देन के मैं स्पेसिफाई करूं कि ये होना चाहिए। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Very well. General Saab, if you can unmute your mic now and give your feedback, please. Ji, General Saab. It's really nice to hear from Kakat Saab, and he's son of the soil, and he's come back to serve his own area. एक चीज के ऊपर विदाउट कंटेस्टिंग द पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने डिस्कम्फर्ट शो किया है इन ओवरबेयरिंग रोल ऑफ मिलिट्री इन बलूचिस्तान, एंड मैं ये कहूँगा कि बोथ द सेगमेंट्स, दैट इज सिविल गवर्नमेंट एज वेल एज मिलिट्री, they should work hands in glove and they are there to complement each other. मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहूँगा आर्मी के ओवरबेयरिंग रोल का, लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटीज देखने की ज़रूरत है। जो मैंने टाइम यहाँ पे गुजारा था, तो अवरान का मैंने पहले भी जिक्र किया था। आई मेंशन्ड दैट देयर वाज नो डिप्टी कमिश्नर एट अवरान एट दैट टाइम फॉर 5 years. डॉक्टर अब्दुल मालिक से एक 17 ग्रेड ऑफिसर ने रिक्वेस्ट की कि मुझे आप डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे लगाएं तो आई विल हेल्प यू इन कैरिंग आउट योर कनेक्शंस विद अल्लाह नजर। उस जेंटलमैन को, आई विल नॉट लाइक टू नेम हिम, ही वाज अपॉइंटेड एज डिप्टी कमिश्नर इन अवारा। जब अर्थक्वेक आया तो वी वर टू सेंड आवर रिलीफ गुड्स टू मशके थ्रू मंगोली। So this gentleman, he approached me. I was in Avaran. He approached me कि सर ये जो 7-8 ट्रक हैं ये मुझे आप हैंड ओवर कर दें, मैं इनको सेफली मशके में पहुंचा दूंगा। तो I told my officers कि if we go for this option, who knows कि they are intercepted by the miscreants and they are put on fire. तो बाद में जो मुझे जाना पड़ेगा to rescue these trucks. So why don't I take on this responsibility myself and take these trucks to the area where these are required. Believe you me, later on it was proven with evidence कि उसकी इंटेंशन ये थी कि ये ट्रक हैंडओवर होने थे दूसरी पार्टी को। और दूसरे ये किया था कि जो ट्रक्स से उनको हाईजैक किया और उनका जो सामान था वो अपने कैंप लगाए रिलीफ कोर्ट्स के, बिकॉज दे वर आल्सो ट्राइंग टू विन ओवर द पॉपुलेशन। सो they all say कि we are providing you relief goods more than army. तो हमें उसके प्लान का बाद में पता चला, but it was disguised that I did not take his bait. ट्रक्स खुद लेके जाऊंगा, उसमें भी प्रॉब्लम भी। सॉरी टू कट यू सर, मैं आपसे वही जो मैंने कहा सॉरी टू कट यू, मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट इन करना चाहता हूँ बीच में। मुझे if you allow me to complete my argument. जी प्लीज, जी प्लीज। That occurred another incident in Quetta, जहाँ पे के there was an issue of, I would say, bribery and helping the miscreant police officer. I am intentionally not naming. तो इस तरह की रियलिटीज हो तो फिर अगर आप मतलब ये कहें कि should backseat, should be given a free hand, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि you may be very good intended but you will be vulnerable in the hands of these elements. जो present आपके चीफ मिनिस्टर हैं, I worked with him in Avaran, he was then a federal minister, और चूंकि वो सीरिया के हैं, really like the way he would function. उसके बाद जब मैं में था तो I traveled to Balochistan for a seminar हो रहा था जिसमें के चीफ मिनिस्टर ने बड़ा ओपनली यूथ को कहा कि आप
वही डिलीवर करेंगे जो आप हमारे से डिमांड करेंगे। इट वॉज वेरी वेरी प्लीजिंग टू हेयर फ्रॉम हिम एंड ही सेड कि अगर आप हमारे से ज्यादा डिमांड करेंगे हम ज्यादा डिलीवर करेंगे, आप कम डिमांड करेंगे हम कम डिलीवर करेंगे। सो दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज जिसमें मैं ये समझता हूँ कि अनलेस मैंने शुरू में कहा था कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल ऑर्गेनाइजेशंस दिस इज द डिजायर। आई हैव बीन चीफ ऑफ हॉर, बड़ा अच्छा लगता था एडमिनिस्ट्रेशन थी वो मुहर्रम को भी थी, किसी बिल्डिंग को आग लगती थी उसको भी मैनेज करती थी। सिमिलरली देयर इज अ नीड टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ civil organizations in Balochistan. We are in the process, but I propose कि दोनों में ये फिशर नहीं आना चाहिए and both should see each other complementing each other's effort. Your question, please. जी सर, वो काकड़ साहब के जो मेन जो कंसर्न था काकड़ साहब का, और वो कंसर्न मैं कहता हूँ कि हमारा भी है कि एक यहाँ पे, अब आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई एम अ रिसर्चर, मैं जब तक फर्स्ट हैंड एविडेंस मेरे सामने नहीं आए मैं तो उस पर बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो एक परसेप्शन यहाँ पे डेवलप्ड है वो परसेप्शन है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है? तो अब वो पॉलिटिकल, और उनका भी कंसर्न यही है, वो कहते हैं कि जी जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है मे बी वो सामने नहीं आते। तो आपके ख्याल से इस चीज को हम किस तरीके से टैकल करें? देखिए इशू ये है इससे कि पहले कि जवाब दे मैं क्विक एक एलाबोरेट करना चाहूंगा। जी बहुत शुक्रिया सर आपके इंसाइटफुल कमेंट का। मैं सिर्फ इस पे एलाबोरेट इतना करूंगा, मैंने पर्टिकुलरली जिक्र किया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, एंड ट्रस्ट मी आई हैव बीन वर्किंग इन द डेवलपमेंट सेक्टर 7-8 years। जो मॉडल है, और एट द एंड ऑफ द डे आपका भी हम सब का यही कंसर्न है कि यहाँ पे ओवरऑल सर्विस इंप्रूव होगी तो टेंसी और इंसर्जेंसी जैसे जो यहाँ पे फिनोमेना चल रहे हैं उनके लिए सपोर्ट कम होगी, और एट द एंड ऑफ द डे आपको हम सबको सिक्योरिटी की मद में लॉसेस है वो कम होंगे। तो जो ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की मैं बात कर, उसने ये गवर्नेंस में इतना बड़ा कॉन्स्टेंट है कि चूंकि जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल असेंबली में नहीं आते, they don't feel themselves answerable to the people of Pakistan or the people of Balochistan. Rather they feel themselves answerable to उनकी या इंटेलिजेंस एजेंसीज में उनके कोई जाती ताल्लुकात होते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि वो जो अकाउंटेबिलिटी का सारा निज़ाम है वो खराब हो जाता है, प्लस यही लोग जो है फिर ये मिलिट्री के भी डिस्ट्रीब्यूट का जरिया बनते हैं। ये जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स वगैरह की हमने बात की, प्रोसेस में अक्सर जगह आपको नजर आता है, क्योंकि ये लोग अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के बाहर सर्विस डिलीवरी के चेन में मुख्तलिफ स्टेजेस पे सबसे बड़ा हाथ भी ये जो मसनूई आर्टिफिशियल लीडरशिप है उसने क्रिएट की होती है। तो मैं इस पे स्पेसिफिकली बात कर रहा था। आई होप कि मेरी बात आपको क्लियरली सुनाई दी है। थैंक यू। परफेक्ट। आई सब्सक्राइब टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं सिर्फ एक कुछ ग्राउंड रियलिटीज आपसे शेयर कर रहा था। 2013 में जो इलेक्शंस हुए, मैंने पहले जिक्र किया है कि आई वाज मैनेजिंग 17 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान एंड दे वर द मोस्ट सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स। उन इलेक्शंस के बाद डॉक्टर अब्दुल मालिक ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और ये बात है 2013 की। और आई कैन शेयर विद यू कि जब मैं खुजदार तुर्बत में जाता था, आई वुड ट्रेवल टू तुर्बत एज लेट एज दिसंबर 2013, आई कुड सी कि डॉक्टर अब्दुल मालिक के घर के बिल्कुल सामने वाले घर पे BLF का झंडा लगा हुआ था। मैं ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर अब्दुल मालिक ने लगवाया था या उनके कॉन्सेंट से लगा था, बट मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज द काइंड ऑफ रेट दैट वी हैव इन द एरियाज ऑफ बलूचिस्तान। जो 2013 के इलेक्शन मैंने अपनी सुपरविजन में, लेट से मैंने जो मेरा एरिया था उसमें जो मैंने किया, लेट मी अश्योर यू, मेरे नज़दीक तो मुझे तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली थी कि जो उन इलेक्शंस में के प्रोसेस में, बिकॉज मेरे अपने ट्रुप्स ऑन ग्राउंड लगे हुए थे, कि कोई जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई हो। ये जो अपने हैं अख्तर मैंगल साहब 2 सीट्स के साथ ही गॉट इलेक्टेड टू द नेशनल असेंबली इन्हीं इलेक्शंस में। तो
मेरा ख्याल है कि बहुत सारी परसेप्शंस जो है वो दे आर नॉट रियलिटी बेस्ड। वो वैसे ही एक, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि पुराने ज़माने में जो चीज़ इंसान कंसीव नहीं कर सकता था कि ये कोई ह्यूमन बीइंग कर सकता है, वो जिन के नाम पे लगा दिए जाती थी। फलां पैलेस जो है वो जिन ने बनाया था, फलां जो फोर्ट है वो जिन ने बनाया था, बिकॉज वी कुड नॉट, ह्यूमन बीइंग कुड नॉट कंसीव कि ये इतना बड़ा पत्थर इंसान उठा सकता है। आजकल के दौर में आई थिंक मॉडर्न ज़माने की अमेरिका और आर्मी और ISI ये जिन है, जो चीज़ समझ नहीं आती उनके ज़िम्मे लगा दें कि उन्होंने करवाई थी। सर ये जिन को बोतल में बंद किया जा सकता है या नहीं? अब मैं कहता हूं कि आप लोग अपने घर को ठीक करें, सब जिन बंद हो जाएंगे। एग्जैक्टली। आपने अगले दिन देखा होगा बिहार मरी का इंटरव्यू टू इंडियन इन एन इंडियन वेबिनार। जी जी बिल्कुल। Look at the ideas that he is sharing. Look at the ideas he is throwing. He is trying to prefer a Hindu over a Muslim. उसके लिए जो पाकिस्तानी मुसलमान है वो अच्छे नहीं है, लेकिन इंडिया के हिंदू अच्छे हैं। आज के जमाने में जबकि वी नो के इंडियन मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, तो इन एलिमेंट्स के होते हुए यू टेक आर्मी अवे फ्रॉम योर बैक, तो फिर आप देखें आपके बलूचिस्तान के साथ होता क्या। ठीक है। दुरानी साहब अनम्यूट करें अपनी माइक। सर मैं आपसे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि अभी इस डिस्कशन को हम एक एंड की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से हमारे एक ऑडियंस में हैं बहराम बलोच, वो एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अगर वो भी अपना माइक अनम्यूट कर लें और बहराम साहब आप अपना क्वेश्चन पूछ लें, ताकि दुरानी साहब या काकड़ साहब में से जिससे आपका क्वेश्चन रिलेटेड है वो उसका आंसर दे दें। जी बहराम। थैंक यू डॉक्टर साहब और अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब, समरे साहब, आप खैरियत? मैं दुरानी साहब को सेकंड करना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि जी अमेरिका में, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को ना? जी जी। उन्होंने जैसे अमेरिका का उन्होंने सिस्टम का टैक्स कलेक्शन का, तो जब मैं 2013-14 में यूएस में था, मैंने उसको बका स्टडी किया और वहाँ का एक मुख्तसर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। मैं कैंसस स्टेट में जब था, हॉकी बनाना चाहते थे। उन्होंने फॉर 6 मंथ आप इसको पहले टाउन हॉल में कम्युनिटी के साथ उसको उन्होंने आगे किया, क्योंकि ये है। मैं जब वापस आया बाद में उनसे पूछा कि कैसा, उन्होंने कहा कि जी हमने वो आइस हॉकी का स्टेडियम तैयार कर लिया। उस वक्त उन्होंने जो 1% अप किया था टैक्स को, उस पर फिर हमने अभी जो है उसको 2% डाउन किया है, क्योंकि हमारा वो काम हो गया है। तो अगर हम लोकल लेवल पर चले जाए, अपने टेस्ट कलर कर, और जो यहाँ सबसे बड़ा लोकल लेवल पर टैक्स कलेक्शन का, यहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को सही तरीके उन्होंने बहाल नहीं किया हुआ है। उनको जो है ना, जब तक मिनिस्ट्री के अंडर और गवर्नमेंट के अंडर रहेंगे तो ये टैक्स कलेक्शन सही नहीं होगा। और लास्ट एक वेबिनार में सेक्रेटरी फाइनेंस साहब हमारे साथ थे, आज मेरे ख्याल नेटको से कनेक्ट हो सके। उन्होंने कहा जब से BRA हमारे अपना टैक्स कलेक्शन सिस्टम आया है, तो हम लोग जो है, आप यकीन करें कि खुद मुख्तार हो गए और हम अपने टैक्स को ज्यादा कलेक्शन की तरफ कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये, जी प्लीज क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर दुरानी साहब जो आप ये जनरल साहब दे दें कि पिछले 10 सालों में बलूचिस्तान में बहुत से तरक्याती काम हुए हैं, ठीक है ना? आप उसको मोटरवे के शक्ल में देख लें, आप उसको मकरान बेल्ट में बिजली ना हो, मतलब एक जमाने में नहीं तो वो आ गए, रोड्स बन रहे हैं। गवर्नमेंट पर आवाम का क्यों यकीन नहीं आ रहा कि जी के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो या सूबाई गवर्नमेंट हो, वो आवाम के लिए काम नहीं कर रहा है? ये क्यों एक मिसकंसेप्शन लोगों में पाया जा रहा है? जी प्लीज। जी जनरल साहब, दुरानी साहब, may I say something? जी प्लीज सर, प्लीज गो ऑन। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। आजकल की मीडिया सेवी इन्वायरमेंट में there is a term known as battle of narratives. तो नैरेटिव्स को सक्सेसफुली कंसीव करना, उनको स्प्रेड करना, उनको प्रोपेल करना, ये पूरी एक दिस अ डिफरेंट सब्जेक्ट। मैं ये समझता हूँ कि
आई थिंक 2 days ago यही डिस्कशन हमारे किसी वेबिनार में चल रही थी कि वाई, बल्कि आई वुड से कि देयर वाज अ सीपीजी हेड जो हमारे हैं विद शुबली साहब, हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, कि वाई वी आर फेलिंग इन टेलिंग टू द पीपल कि व्हाट गुड वी आर डूइंग। ये हमारा डायलेमा इधर भी है। जब मैं बलूचिस्तान में था अवरान में, तो मैं आई वेंट टू माय कमांडर, ये कहा कि सर जो हम अच्छे काम कर रहे हैं वो कहीं पे नजर नहीं आ रहे, और जो हमारा ओपोनेंट है उसका झूठ जो है वो अखबारों में छाया हुआ है कि लाइक आर्मी वहां पे ऑपरेशन करने गई, आर्मी वहां पे लोगों को मारने गई है, थिंग्स लाइक दैट। तो माय कमांडर आस्क्ड मी, जनरल जिंजुआ वाज माय कमांडर, ही आस्क्ड मी व्हाट टू डू। आई सेड सर वी मस्ट ऑफ ब्रीफिंग्स, हमें रेगुलरली मीडिया को बुलाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, इसके बाद आप ब्रीफ करेंगे मीडिया को। मैंने मीडिया को कॉन्फिडेंस में लिया, उनको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की, एंड दे वेंट बैक सेटिस्फाइड। सो मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी हमारा अपना फेलियर है कि हम अपने जो अच्छे एक्शन हैं उनको लोगों तक नहीं पहुंचा सके, और सम ऑफ द अदर हम पता नहीं क्यों इसमें प्रोएक्टिव नहीं होते। इट इज नीड ऑफ द टाइम, पीपल शुड नो कि जो आप काम कर रहे हैं वो उसमें अच्छे क्या है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो एनिमी है, जो आपका दुश्मन है, अपोजिंग साइड है, दे विल विन द बैटल ऑफ नैरेटिव्स। थैंक यू। थैंक यू। दुरानी साहब, आराम का क्वेश्चन ये था कि लोग, मतलब गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में काफी काम किया है, लेकिन फिर भी लोग गवर्नमेंट को क्यों नहीं ट्रस्ट करते, उनकी बात क्यों नहीं मानते, ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है, देखें ये कहना कि गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, ये इस तरह है कि मैं सुबह जाता हूँ, मैं रोज़ का आता हूँ, वापस कहता हूँ बीवी को आज मैं सारा दिन बाजार में बैठा रहा, बहुत काम किया, धूप थी, ये था। रिजल्ट तो है कि जब दिन पैसे नजर आएंगे। इसी तरह जो हमने अभी स्टडी की है पिछले 15 साल की, 14 साल का हमने PSLM डेटा लिया, हर 2 साल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जमा होता है, उससे जो सोशल आउटकम्स, जो इकोनॉमिक आउटकम्स, जो हमें चीज़ें नज़र आई हैं बलूचिस्तान में, वो तो मतलब बंदे को रोना आता है। और ये सिर्फ बलूचिस्तान तक नहीं है, मैं क्योंकि आज हम लगता है काफ़ी बलूचिस्तान बैशिंग कर रहे हैं, ये आपको मैं ये इतना भी बता दूं कि उस रिव्यू में अगर आपको याद होगा तो सिंध इज एक्चुअली वे वर्स ऑफ गिवन द अमाउंट ऑफ मनी दैट्स गिवन टू सिंध। तो ये भी है कि उधर भी मसाइल हैं, लेकिन जो बलूचिस्तान के अंदर जो लोगों का ट्रस्ट है, उसकी बेसिक प्रॉब्लम ये है कि देखें, बलूचिस्तान हैज बीन फॉर मी अ चैलेंज इन थिंकिंग कि यार गवर्नेंस क्या होनी चाहिए इधर। देखें, हमें एक फैसला तो करना पड़ेगा, सरदारी निज़ाम, ट्राइबलिज्म, ये सारी चीज़ें और एक मॉडर्न नेशन स्टेट इकट्ठे नहीं चल सकते। तो ये जिस दिन ये गलतियां कुछ हमारे फाउंडिंग फादर से हुई, कुछ उनके लोगों से हुई कि उन्होंने वो, क्योंकि गोरों का बलूचिस्तान, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है कि बलूचिस्तान बेसिकली ए एरिया, बी एरिया में था। सैंडमैन के जो कारनामे हैं बलूचिस्तान में, वो भी आप लोगों को अच्छी तरह याद होंगे। तो चूंकि मैं खुद बलूचिस्तान को कहता हूँ कि मेरा अडॉप्टेड प्रोविंस है और मैंने बहुत टाइम गुजारा है उधर, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो ठीक होना, कि कब लोगों के ठीक होगा कि आप इलेक्ट किसको कर रहे हैं। दूसरा बात ये सवाल पैदा होता है कि क्या और आपको बहराम साहब, सॉरी, आपको एक चीज जो मैं कह दूं कि आप 1640 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, मतलब यूरोप की तरक्की के आगाज के अगर आप चंद मराहिल देखें, उसमें एनलाइटनमेंट है, उसमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया है, और उसके अंदर फिर ये आ जाता है अपना जो कोल एंड स्टील कम्युनिटी, जो कि EU की प्रीडिसेसर है। तो अगर आप उन ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया देखें तो यूरोप से ज्यादा ट्राइबल निज़ाम कोई था ही नहीं दुनिया में, और अभी भी नहीं है। लेकिन ये फैसला कर लिया गया कि ट्राइबलिज्म की बुनियाद पे स्टेट डेवलपमेंट नहीं हो सकती, ना उस जमाने में जो एम्पायर्स में, दिस वाज अंडरस्टूड, क्योंकि उससे तो लड़ाई झगड़े नहीं खत्म हो रहे थे। तो ये जो अभी हमने बात सुनी जनरल साहब की और कागर साहब की, ये हमें इस बात को साफ दिखा रही है कि आप स्टेट में ट्रस्ट आएगा। स्टेट क्या है? स्टेट प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान नहीं है, state is called Pakistan. That is the nation state we are all a member of. ठीक है ना, हम इसके बाशिंदे हैं, और अगर हम इसके बाशिंदे नहीं हैं तो आप कहें जी हम किसी और मुल्क में जाकर रहना चाहते हैं। मैं अपनी विल से पाकिस्तान का मेंबर हूँ, ठीक है। इसके लिए आप बलूचिस्तान के अंदर भी जब तक आप एक प्रॉपर गुड गवर्नड इलेक्टेड सिस्टम नहीं लाएंगे,
तो ये निज़ाम, ये ट्रस्ट, ये नहीं बिल्ड हो सकता। इसकी मिसाल एक आप और बलूचिस्तान में से मैं आपको दे देता हूँ। 2002 का था ना वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी उन्होंने कराया था, रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो ने, जो जिले ये क्या जो डेवोल्यूशन वाला जो इलेक्शंस हुए थे। तो मैं नॉर्थ यूनियन काउंसिल गवादर में, इत्तेफाक से मैं वहाँ गवादर में रह रहा था पोर्ट गेस्ट हाउस में, कुछ वहाँ स्टडी करने के लिए 2 हफ्ते गुजारे। तो वहाँ पे मैंने जो पता किया नॉर्थ यूनियन काउंसिल गवादर, तो पता लगा कि जी इनका कोई डिप्टी मेयर साहब आ रहे हैं, पता नहीं क्या कहा, नायब नाजिम कहते थे उनको। तो एक मछेरा इलेक्ट हुआ। तो आप बलूचिस्तान के अंदर भी देखें तो आपका जो केच रीजन है उसकी एक हिस्टोरिकल वजह है, लेकिन वो जरा लेस सरदारी है, more maternal, not paternal but maternal systems of ownership. वहाँ पे ये बिल्कुल गवर्नेंस चल जाती है, ठीक भी हो सकती है अगर आप उनको मौका दें। तो मेरा, सॉरी मैंने लंबा जवाब दिया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये जड़ जो है डिस्ट्रस्ट की, पैसे ज़ाया होने की, डेवलपमेंट ना होने की, इज़ बिकॉज, जिसको उर्दू में कहते हैं ना वो एक इमरानी मुआहदा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट between the people and the state is missing in Balochistan. So I think जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे, हमें बैठे रहना चाहिए। और मेरे ख्याल में तो फिर मतलब इट्स लाइक फैक्ट। और एक काका साहब ने बड़े मजे की बात की थी कि ये इमरान साहब की हुकूमत आई थी, पीटीआई वाले आए थे, तो हमने सोचा था कि चले ये एमएनए एमपीए को कम पैसे नहीं देंगे, कम से कम यही करना शुरू कर दें, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो अब इसका हल है, देखें हर चीज का आसान हल नहीं होता है, और ये कहना कि जी बड़ी सीधी सी बात है, ये भी गलत है। तो अगर आपने तरक्की करनी है तो कुछ मुश्किल कदम लेने पड़ेंगे। मेहरबानी। ठीक है, थैंक यू दुरानी साहब। सर अगर इजाजत तो मैं दुरानी साहब से एक क्वेश्चन कर लूं, और जल्दी क्विक करें, जल्दी क्विकली जस्ट दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं जो सरदारी निजाम है उसको शेयर देने में गवर्नमेंट का हाथ है या अवाम का? जी दुरानी साहब। अच्छा, तो ये इसका मतलब ये आप सवाल अगर मैंगल साहब से पूछें या ससूली साहब से पूछें या आप जाके रईसानी साहब से पता करें, तो मेरे इस बात से बिल्कुल इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज्यादा हाथ सरदारों का अपना है, क्योंकि वो जो हुकूमत जो है ना बेचारी वो मजबूर हो गई है। लेकिन अगर आप इसको फ्रॉम अ स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पॉलिटिकल डिबेट है, जिसको एक आर्म्ड फोर्सेस डिबेट बना दिया गया है। तो सबसे पहले आपके सवाल का जवाब सीधा से ये है कि इसका सबसे बड़ा कसूरवार सरदार खुद है। लेकिन इस उससे भी बड़ा कसूरवार अगर हम प्रॉपर्ली कहते हैं कि ये हम सारे पाकिस्तानी हैं, तो ऑब्वियसली स्टेट का कसूर है। वो हर दफा जो देखती है अपने फायदे में वो आसान तरीका ले लेती है, कभी सरदारों को खिला दिया, कभी उसको खिला दिया, कभी उसको पिला दिया। आप जरा बुक्की साहब की डेथ के ऊपर, हालांकि मतलब मेरा उनसे वास्ता पड़ता रहा था मरहूम से, हम वहाँ सुई डेरा बुक्की रोड में 3 दफा सर्वे के लिए गए। लेकिन ये है कि जो सिस्टम है वो हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई सिविलाइज्ड आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये कि हुकूमत ने उसको बर्दाश्त किया, तो सबसे बड़ी कसूरवार हुकूमत है। जी काकड़ साहब। जी मैं इसका देखे, आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो मैं इसका अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी जवाब दूंगा, बलूचिस्तान की अंडर डेवलपमेंट के 4 फैक्टर्स है, जिसको मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ डिबेट्स में आते रहते हैं। देखिए, पहला जो है, जो पाकिस्तान का मेजॉरिटेरियन और सेंट्रलाइज्ड फेडरल डिजाइन है, जो 18वीं तरमीम ने जिसको काफी हद तक अंडू किया है। लेकिन 18वीं तरमीम से पहले वाला जो पाकिस्तान का फेडरल डिजाइन था वो बड़ा सेंट्रलाइज्ड और वो अनफेयर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे बेस्ड था। उसमें मैं फिस्कल फेडरल फ्रेमवर्क बात भी कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरेटिंग यूनिट्स की भी बात कर रहा हूँ। तो एक तो नंबर मेजर फैक्टर, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की मैं बात, मैं सतही या सिम्टम्स पे नहीं जाऊंगा। तो और डिजाइन, मेजॉरिटेरियन फेडरल डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे किसी दिन अलग बात हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक फैक्टर है, और वो फैक्टर ये है कि दी करंट फेडरल डिजाइन ऑफ पाकिस्तान ऑफर्स लिटिल और that aspire to come into power at the federal level। यानी जो पार्टीज फेडरल लेवल पे पावर में आना चाहती है, आपका मौजूदा फेडरल डिजाइन उनको जीरो इंसेंटिव देता है कि वो बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करे और टू केयर अबाउट बलूचिस्तान। सो देयर इज अ सीरियस स्ट्रक्चरल फ्लॉ इन द फेडरल डिजाइन ऑफ पाकिस्तान। ये एक मेजर फैक्टर है, नंबर 1। नंबर 2 मैं समझता हूं
जो हमारा अथॉरिटेरियन स्टेट है, जिसने कॉन्फ्लिक्ट को इग्नाइट किया है, जिसने डिसएंटेंस को या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैनेज किया है, उनको रिस्पॉन्ड किया जाए, पॉलिटिकली मैनेज किया जाए, या जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस है वो एड्रेस किया जाए, और मेजोरिटेरियन फेडरल डिजाइन, अथॉरिटेरियन स्टेट। तीसरा जो फैक्टर है जिसका ताल्लुक जो दुरानी साहब ने बात की उसके साथ भी है, बलूचिस्तान की डाइवर्सिटी और जो ट्राइबल स्ट्रक्चर है, एथनिक डाइवर्सिटी देखे बलूचिस्तान में जो आर्टिफिशियल है, हिस्टोरिकली बलूचिस्तान इस शेप में कभी एग्जिस्ट नहीं किया, और आपने दो ऐसी एथनिसिटीज को जिनका टेरिटोरियल क्लियरली सेग्रीगेटेड है, दे हैव नो इंसेंटिव, क्योंकि वो इतनी क्लियर टेरिटोरियल सेग्रीगेशन है, हिस्टोरिकल ओनरशिप है, उसका नतीजा क्या है? ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस, I have been working with the government. Every single resource allocation decision and every single hiring decision is an ethnic lens. जिसको जिधर मौका मिलता है इधर, तो वो जो एफिशिएंसी की बात है, वो उसका एक बड़ा प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे एवरी सिंगल रिसोर्स, पेंसिल से लेके चौकीदार से लेके वजीर आला होगा, डिसीजन लेंस आता है। अच्छा, तो ट्राइबल स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूंगा। मैं पार्शियली एग्री करता हूं दुरानी साहब से, जैसे मैं खुद कह रहा हूं कि ट्राइबल स्ट्रक्चर एक हडल है, लेकिन नॉट विद अ फोकस ऑन सरदारी सिस्टम। देखें, सरदारी जो है उस डिबेट का सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव इतना अलग है, हमारा ट्राइबल स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रुकावट है गवर्नेंस इंप्रूव करने में। जो सरदारी सिस्टम है उसमें मैं सिर्फ जो हल्का सा मेरी डिसएग्रीमेंट है वो ये है, नंबर वन, आपका सदर्न बलूचिस्तान में कोई सरदारी निज़ाम नहीं है, आपके नॉर्दर्न बलूचिस्तान में कोई सरदारी निज़ाम नहीं है, आपका मेन गढ़ जो सरदारी निज़ाम के है वो सेंट्रल बलूचिस्तान है, और थोड़ा सा ईस्ट और वेस्ट में पॉकेट्स में ये मिलता है। तो निज़ाम को सत्ते पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली किया है। ये जितने सरदार है, एक दो को निकाल के जो हर 5-10 साल बाद नई पार्टी में शामिल हो जाते हैं, यू एंड आई नो, और आई एम श्योर के दुरानी साहब और जनरल साहब को भी पता है, यहाँ पे ये सब के सब रियासत के एलाइज है, रियासत की पैट्रनेज एंजॉय करते रहे हैं। सो व्हाइल आई एग्री, तो ये चार फैक्टर्स हो गए, सेंट्रलाइज्ड एंड मेजॉरिटेरियन फेडरल डिजाइन, अथॉरिटेरियन स्टेट, और लास्ट में जो हमारी एथनिक डाइवर्सिटी प्लस ट्राइबल स्ट्रक्चर्स है। As a student of political economy, I think they are the biggest drivers of underdevelopment in Balochistan. Wonderful, wonderful. काकड़ साहब, आपने बात कर ली, मेरे ख्याल से अभी जनरल साहब भी would like to respond to this question. मैं काकड़ साहब ने बड़ी खूबसूरत बातचीत की, and it was quite educating for me. I also have a perspective on this lack of development in Balochistan. और मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो ब्रिटिश ने जिन दो कार्डिनल पॉइंट्स पे बलूचिस्तान को ढा, पाकिस्तान ने एज अ स्टेट कंटिन्यू टू फॉलो द सेम कार्डिनल पॉइंट्स। पहला कार्डिनल पॉइंट था टू कीप बलूचिस्तान और पीपल ऑफ बलूचिस्तान एलिनेटेड। इनको मैं सब्सटेंशिएट करूंगा थ्रू टू आर्गुमेंट्स। नंबर वन, इन 86 once I traveled to Balochistan for the first time. I was surprised to see कि एक प्रोविंशियल कैपिटल में इंग्लिश न्यूज़पेपर शाम 3:30 बजे पहुंचता है। उसके बाद जब 2014 में आई लेफ्ट बलूचिस्तान लास्ट, स्टिल शाम 3:30 बजे न्यूज़पेपर पहुंचता है, और जिस दिन जहाज ना आए उस दिन न्यूज़पेपर नहीं पहुंचता। तो ये है, दिस इज अ स्टेट ऑफ कनेक्टिविटी। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी आप देखें, कोई हमने नई रेलवे लाइन नहीं बिछाई, कोई हमने नया कोई आर्टरी नहीं डेवलप की। Dera Bukti was the most troubled district in my area. अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट में मतलब Dera Bukti में number of terrorist incidents would be I think 10 times more than other districts. अब Dera Bukti के linkages can be established with Rajanpur, with DG Khan, with very little effort. लेकिन हमने अभी तक वही सिलसिला रखा हुआ है कि एक रोड है, एक टनल है, उसी में से इन होना और उसी में से आउट होना है। सेकंड जो कार्डिनल पॉइंट था ब्रिटिश का, दैट वाज टू रूल थ्रू अपीसमेंट ऑफ सरदार्स। इट इज हैपनिंग टिल टुडे। सो आई वुड से कि दीज आर आल्सो जो मतलब जो
काकड़ साहब ने बातचीत की है, वेरी नाइस और बड़े पर्टिनेंट पॉइंट्स हैं, बट इन माय व्यू दीज आर आल्सो टू की एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से बलूचिस्तान ने प्रोग्रेस नहीं किया। थैंक यू जनरल साहब। अभी इस डिबेट को हमने कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है और वो उसमें जनरल साहब मैं आपसे ही शुरू कर लेता हूँ कि आप वे फॉरवर्ड NS10 जो NFC अवार्ड है उसको सामने रखते हुए बलूचिस्तान के लिए क्या वे फॉरवर्ड आप सजेस्ट करते हैं? देखें, वे फॉरवर्ड आई वुड से सबसे पहला तो ये है कि पीपल ऑफ बलूचिस्तान गेटिंग लॉयल टू देमसेल्व्स। अगर हम पास्ट का जिक्र करें, मैं ये कहता हूं कि बहुत ज़्यादा फेलियर्स हैं स्टेट के, पाकिस्तान स्टेट के बलूचिस्तान, तो इक्वली मैं ब्लेम करूंगा द लोकल लीडरशिप आल्सो जिन्होंने कोई उस पर एफर्ट नहीं लगाई। नवाब अकबर भुट्टी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, ही हैड बीन चीफ मिनिस्टर, ही हैड बीन गवर्नर, तो चूंकि ये डेरा बुट्टी मेरा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में था, आई बीन ट्रैवलिंग टू दिस एरिया, तो जो सुई का हाल है जिसके बारे में हम बातचीत बहुत करते थे लेकिन जो हमने एक्शन करना था उसमें वी वर जीरो। सो बलूचिस्तान का जो आज प्लाइट है उसमें बहुत बड़ा रोल बलूचिस्तान के अपने लोगों का भी है और स्टेट का भी है। स्टेट हैज नॉट बिन गिविंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और जो रिसोर्सेज मिलते थे वो ऑन ग्राउंड लगते नहीं थे। उसके तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये है कि जो अपनी आपकी लीडरशिप है, दे शुड रियलाइज दैट दे हैव टू सर्व द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। आगे जो बलूचिस्तान ने रोल अदा करना है within the Federation of Pakistan as well as regional as well as the global, वो बहुत बड़ा है और उसमें अगर हमारे लोग, हमारे यूथ, if they are not prepared for that role, so then maybe चीज़ें in tandem या in sync ना चलें। So that is one aspect. Secondly, मैं ये कहूँगा कि मैं I am not blaming Balochistan for this, but मैं ये समझता हूँ कि जो developed provinces हैं पाकिस्तान के, they should also play a role in assisting underdeveloped province of Pakistan. अगर हम सब कहते हैं कि जी पाकिस्तान हमारी माँ और बाकी जो है वो सूबे वो भाई हैं, तो बड़े भाई को मदद करनी चाहिए छोटे भाई की। Now, for example, मुझे पता है कि बलूचिस्तान में एक भी कार्डिक सेंटर नहीं है। I wonder अगर उसके बाद बना हो या नहीं। So the developed provinces should step forward to create certain infrastructure which is essential for Balochistan और उन्हें बलूचिस्तान को ग्रो करने में मदद करनी चाहिए अपने शेयर में से, जो कि मैं समझता हूँ कि which is missing or that can only happen if you have a national leadership at Pakistan level. बलूचिस्तान should develop its capacity. बलूचिस्तान जो है वो मतलब जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि बिलियंस ऑफ रुपीस आर सरेंडर्ड बिकॉज दे आर नॉट यूटिलाइज्ड। सेम वाज द केस वंस डॉक्टर अब्दुल मालिक वाज द चीफ मिनिस्टर, तो पैसा जो था वो लग नहीं सका ऑन ग्राउंड। तो मैंने एक दफ़ा पर्सनली उन्हें रिक्वेस्ट किया जी कि हना की तरफ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाती है तो इस रोड को तो बनवा दें, एंड दैट रोड वाज कंस्ट्रक्टेड, यू नो दैट। सो ये पैसा जो है जो मिलता है उसको यूटिलाइज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, पहले से हमारे प्लान्स तैयार होने चाहिए एंड वी शुड नॉट। देखिए मैं ये कहूँगा कि रिक्वायरमेंट सड़कों के जाल की नहीं है, रिक्वायरमेंट दो नेचर की है। एक है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड सेकंड इज द रोड्स व्हिच सर्व फ्रॉम फार्म टू द मार्केट। अगर डेट्स बहुत क्वालिटी की होती हैं पंजगूर में और तुर्बत में और इस्लामाबाद में वो डेट्स 400 रुपीज़ के जी बिकती हैं और वहाँ पे लोकल एरिया में वो 10 रुपीज़ की बिकती हैं, तो देन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। उन डेट्स को प्रोसेसिंग प्लांट लगाना, उन डेट्स को टाइमली मार्केट तक पहुँचाना, वो अगर चीज़ें नहीं होंगी तो जो आपका पोटेंशियल है वो एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा। एज फार एज ये जो कोस्टल हाईवे जब बनी थी तो उससे पहले तुर्बत से जो कोई जाता था टू कराची वो टेक अबाउट 7-8 डेज। अब वही जो ट्रेवलिंग है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2-3 डेज। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मस्ट और M85 बन चुकी है, M8 बनने जा रही है, आई एम श्योर इससे बहुत बेहतरी होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस दुरानी साहब, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, वे फॉरवर्ड फॉर बलूचिस्तान प्लीज। जी देखिए, ये मतलब आई होप दीज आर नॉट कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑफ बलूचिस्तान। आई थिंक वी नीड टू थिंक अ लॉट मोर अबाउट बलूचिस्तान। पहली बात तो ये है क्योंकि हमने जो आज बात की है मेरे सामने ये तो एक NSC अवार्ड, या
हाँ, मतलब आज तो हमने बात की सिर्फ एलोकेशंस की, थोड़ा सा भी हमने शुरू किया है, लेकिन वे फॉरवर्ड फॉर डेवलपमेंट बलूचिस्तान एंड स्पेशली मेरे ख्याल में एनएफसी अवार्ड की जो स्ट्रगल है वो जारी रहेगी। उसमें हमें ज़्यादा फैक्चुअल डेटा देना चाहिए, जिस तरह का हमने वो डिस्ट्रिक्ट डिस्पैरिटी फ्रेमवर्क दिखाया है, हमें उसकी बायपार्टिजन प्रेजेंटेशन करनी चाहिए जाके, ना कि आपको पता ना अमेरिका में हमेशा जब कोई बिल पास होने लगता है, जिस तरह अभी राम साहब ने भी बोला कि भाई वो कैंसस में एक आइस हॉकी का स्टेडियम बनने के लिए बाकायदा टाउन हॉल हुई, तो हमारी टाउन हॉलें कहाँ होती हैं, कहाँ बैठते हैं हम, जाम साहब हमें बुलाते हैं या हमें कुछ सारे लोगों को हम बाय पार्टिजनली बैठ के डेटा दिखाते हैं, उनसे बातचीत होती है। क्योंकि यहाँ तो ये होता है कि ये अखबार में बयान दिया जाता है और सीधा जाके जलसे में बैठ जाता है, वहां पे वो आपको इंटरनली, जिसकी तरफ में हमें काकर साहब ने भी मेंशन किया और समरेश साहब ने भी, कि वो अपने अपने हिस्सा लेके वो थोड़ा बहुत समझौता करके तो बस वो अवार्ड हो जाता है और अस्सलाम वालेकुम आप घर चले जाते हैं। तो वो डिस्कशन हुई नहीं, अगर वो डिस्कशन ओपनली करें, ये बहुत जरूरी है। और इंशाल्लाह दूसरी चीज जो जिसका मैंने जिक्र किया कि ये जो कागर साहब ने भी बोला कि ये टाइम चला गया है कि ये, और समरेश साहब की मैं बिल्कुल बेतहाशा मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि रोड जो वो, लेकिन मैं इसके साथ उनको अपोज भी करता हूँ। आई डोंट थिंक कि ये कहना कि बलूचिस्तान में 150 होती हैं और सड़क बन जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, ये अब वो दिन चले गए। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जिस तरह काकर साहब ने कहा कि वी नीड टू फाइंड आउट यूनिक, आप देखें डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे आपको यूनिक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, कहाँ माइनिंग है। मिसाल तौर पे अगर आप ये N40 पे जब आप तफ्तान की तरफ जाते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ रिसानी इनकी माइंस हैं, और कि इनका हर चीज के डिफरेंट एंगल है, डाइवर्सिटी बहुत है, जिस तरह कहा गया बलूचिस्तान में। सो सिर्फ सड़कें बनाने से और खजूरों का सोचने से हमारा काम नहीं बनेगा। हमारा ख्याल में एक बिस्पोक डिजाइनिंग और प्लानिंग होनी चाहिए, और ये प्रोविंस को ये जो तरीका है बांटने का पैसे थ्रू MPAs MNAs, ये बिल्कुल हतमी तौर पे खत्म कर देना चाहिए। और आखिरी, आई थिंक लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि मेरा ख्याल में जब इस तरक्की के लिए सबसे पहले वो डिबेट होनी चाहिए जो आज काकर साहब ने इफ्तिताह की, जिसपे समरेश साहब ने बहुत अच्छी तरह अपना पर्सपेक्टिव बताया, जिसका मैंने जिक्र किया, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मैनेजिंग बलूचिस्तान। आई थिंक टाइम हैज कम कि जो भी गलती हुई हुई, लेकिन आगे देखना है कि यार ये इतना बड़ा सूबा आधा पाकिस्तान, इसको कैसे हमने अब अपना अब बलूचिस्तान हमारे लिए वही है जिस तरह अमेरिका का जब प्यूरिटन का जमाना होता था ना, तो वो उसको कहते थे द न्यू लैंड। वो जो पीटर प्यूरिटन बैठे थे उनको पता ही नहीं था कि कैलिफोर्निया कहाँ है, तो उसका नाम उस जमाने में वेस्ट ऑफ द इमेजिनेशन। तो मैं टेकिंग फ्रॉम क्यू फ्रॉम जनरल साहब, मैं इस पे क्लोज करूंगा कि इन माय माइंड Balochistan is west of our imagination, and we haven't yet actually tried or made an effort to develop it like we would like to see Pakistan develop. और ये बात पे मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि ये जो हालत है बलूचिस्तान की, इसकी इब्तिदा इस डायलॉग से होनी चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू दुरानी साहब। काकड़ साहब, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। जी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब और दुरानी साहब ने दोनों ने काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें। अगेन एज आई सेड, आई विल फोकस मोर ऑन के रादर के क्या होना चाहिए। ये जो बलूचिस्तान में, जाहिर बात है हम तीनों या हम इधर जितने लोग हैं सब चाहते हैं बलूचिस्तान तरक्की करे, इस पे तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है, लेकिन कैसे करेगा मैं उस पर फोकस करूंगा। सो द फोकस इज जिन स्ट्रक्चरल बैरियर्स की, जिन पॉलिटिकल इकोनॉमी कॉन्स्ट्रेंट्स का मेरी राय में जो मुझे नजर आया है, उनको एड्रेस करने से मुझे लगता है बलूचिस्तान का मसला सॉल्व होगा। बाकी टेम्पररी मेजर से जब तक चाहे वो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स भी हो, अगर स्ट्रक्चरल अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स एड्रेस नहीं होते तो बलूचिस्तान आगे नहीं जाएगा। उसके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है। आगाज हुकूक के बलूचिस्तान पैकेज से लेके जनरल साहब ने बातें की, बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव शुरू हुए, CPEC उससे पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में इनिशिएटिव्स, ये सारे सिम्टम्स को एड्रेस करते हैं। वी नीड टू target, we need to address the underlying political economy constraints that are holding back Balochistan. So, 3-4 recommendations मैं दूंगा। Number 1, political reconciliation with the Baloch militants. जब तक रियासत पाकिस्तान बलोच जो रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके साथ पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, बलूचिस्तान में कोई भी मेगा डेवलपमेंट, कोई भी मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इनिशिएटिव आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं समझता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं कि पिछले 7-8 साल में बलूचिस्तान के हालात
बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन जो बात बतौर रियासत हमें समझना चाहिए वो ये है कि इवन अ स्मॉल स्केल इंसर्जेंसी, और स्मॉल स्केल इंसर्जेंसी बलूचिस्तान से कभी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टेरेन है, यहाँ की जो रियलिटीज है वो ऐसी है। सो रादर देन टेकिंग प्लेजर इन द फैक्ट कि हमने इंसर्जेंसी को कंट्रोल करके स्मॉल स्केल पे ले आए, ये बात तो अपनी जगह ठीक है। We need to understand, we need to appreciate that even a small scale insurgency is enough to offset any plans that we have for Baluchistan's development. Investor नहीं आ सकता, investment नहीं हो सकती, या पॉलिटिकल पार्टीज या सिविल सोसाइटी की एक्टिविटीज रिज्यूम नहीं हो सकती। एक फ्री, एक इंडिपेंडेंट मुल्क का एक सूबा जिस तरह से ऑपरेट करना चाहिए, वो ऑन गोइंग के दौरान पीस and political reconciliation with the Baloch militants is a prerequisite for any of the subsequent initiatives that I'm mentioning. एक दूसरा मैं समझता हूँ जो बलूचिस्तान का तकदीर बदल देगा, हमें कि हमें इधर SCG बना के दे, हम इंस्टीट्यूशनल इंसेंटिव्स, जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या है? सेनेट रिफॉर्म्स। अगर ये 2 रिफॉर्म सेनेट में आ जाती है, मैं समझता हूँ 10-15 साल में शुरू हो जाएगा। और वो रिफॉर्म है, नंबर 1, सेनेट को वही इख्तियारात दे दे जो अमेरिकन सेनेट के पास है। इस वक्त हमारे सेनेट के पास होल ऑफ फेडरेशन। मैं तो आपकी आवाज सुन रहा हूँ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो दुरानी साहब, कैन यू हियर मी? जी काकर साहब, I can hear you. काकर साहब, I can hear you. Thank you दुरानी साहब for confirming. तो I'll continue. तो सेनेट रिफॉर्म्स मैं समझता हूँ कि फेडरेशन से लेके नो कॉन्फिडेंस से लेके जो मनी बिल है, इसमें सेनेट को वो इख्तियारात दे दिए जाए जो अमेरिकन सेनेट के पास है, प्लस सेनेट के इलेक्शंस डायरेक्ट किए जाएं। ये जो मौजूदा इनडायरेक्ट इलेक्शंस है, इसको चेंज करके अगर ये 2 रिफॉर्म्स लाई है, इससे क्या होगा? जो मैंने बुनियादी मसला मेरे ख्याल में मैंने बताया वो ये है कि दिस विल इंसेंटिवाइज into power at the federal level. आप बेसिकली मौजूदा क्या है, मौजूदा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, the door, the route इस्लामाबाद passes through PT रोड जीत गए, आप इस्लामाबाद के मालिक है, इसलिए there is no incentive for anybody to care about Balochistan. अगर आप ये इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाते, what will happen is कि the route to Islamabad, the path to Islamabad will pass through Balochistan, South Punjab and as well as other parts of Pakistan पड़ेगा। अच्छा, आखिरी 2 बातें मैं और स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा, वो है ये जो मैंने बात की और थोड़ा ये ओवरलैप कर रही है दुरानी साहब की बात के साथ। वी नीड टू गो फॉर जियोग्राफिकली टारगेटेड डेवलपमेंट प्लानिंग। हमें, और उस प्लानिंग का एक की कंपोनेंट, हमें रीजनल ग्रोथ नोड्स या ग्रोथ सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने विद इन बलूचिस्तान एंड लिंक दिस विद अर्बनाइजेशन। आप प्लैंड अर्बन सिटीज की तरफ जाएं। आप बलूचिस्तान के एरियाज में अगेन बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेजेस, उनके लोकेशनल एडवांटेजेस, उनके इकोनॉमिक पोटेंशियल, और वहां पे अगर कोई रॉ मटेरियल, इन सब फैक्टर्स नजर रख के आप सिटीज आइडेंटिफाई करें टू सर्व एज इंजन्स ऑफ ग्रोथ। और इस अर्बनाइजेशन से जहां पे आपकी डेवलपमेंट मुतासिर होगी, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंटली जो मैं इसका लिंक बनाना चाह रहा हूं वो ट्राइबल निजाम है। आप ट्राइबलिज्म को 2 ही है, वो है अर्बनाइजेशन से आपकी टाइज कमजोर, हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन तो चल रही है, लेकिन अर्बनाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड क्वेटा के अलावा कोई ऐसा मेजर सिटी नहीं है। तुर्बत इज इन अ रिलेटिवली बेटर शेप। तो हमें जो है स्मॉल, और इससे जो हमारा स्कैटर्ड पॉपुलेशन है और उन तक प्रोविजन ऑफ गुड्स का जो इशू है वो भी पार्शियली एड्रेस हो जाएगा कि अगर आप प्लान्ड ग्रोथ सेंटर्स की तरफ जाएं और कंसंट्रेट करें वहां पे सर्विसेज को और इंसेंटिव दे लोगों को कि वो स्कैटर्ड से आके यहाँ पे आबाद हो जाएं। तो ये 3 होगी। और लास्ट जो मैं समझता हूँ अगेन जिसका बलूचिस्तान से ताल्लुक है और जो बलूचिस्तान की मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमी कॉन्स्टेंट्स बताया है, पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान
जिसमें अवाम को अपने नुमाइंदे चूज करने का, इंतखाब करने का हक हो और उनको हटाने का भी इख्तियार हो, जहाँ पे सिविल सोसाइटी, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज, जहाँ पे जर्नलिस्ट्स बिला खौफ अपनी बात करने का उनके पास इख्तियार हो, और जहाँ पे वो चाहे कि कोई सियासतदान हो, वो चाहे कोई और इस सियासत का फर्क हो, उस पे तनकीद करने का हक हो, ताकि डिमांड्स है अकाउंटेबिलिटी में और पॉलिसी प्लानिंग में, वो साइड फंक्शनल हो सके। इस वक्त डिमांड साइड ऑफ सर्विस डिलीवरी कंप्लीटली डेड है, particularly बलूचिस्तान में। So political reconciliation, Senate reforms, the identification of 8 to 10 growth centers, और lastly democracy in Pakistan, एक democratic और अपने नुमाइंदे चूज करने का इख्तियार हो। मैं समझता हूँ अगर ये 4 चीजें आ जाए, बलूचिस्तान पे इनका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और बलूचिस्तान की प्रॉब्लम्स है इन द लॉन्ग टर्म वो एड्रेस होते जाएंगे। थैंक यू। आप आई होप यू कैन ऑल हेयर मी नाउ। मेरा थोड़ा सा बीच में इशू आ गया था। जी जी जी, वी कैन हेयर यू। जी जी, वी कैन हेयर। ओके ना, मैं अब इसको एक कंक्लूजन की तरफ ले जाना चाहता हूँ, और जो मैंने इस सारे डिबेट से द मेन पॉइंट दैट आई कुड ग्रैस्प वाज कि यहाँ पे हमारे एक सीरियस जो है गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी इशू है हमारे साथ। तो हम अपने एनएफसी अवार्ड्स को जिस तरह मर्जी अगर हम उसको डिज़ाइन कर लें, जब तक हमारे जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज जो सिस्टम के अंदर हैं, इनको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, जितना मर्जी हम पैसे देते हैं, जितना मर्जी हम जिसे कहते हैं कि इंसेंटिव प्रोवाइड करें बलूचिस्तान को, तो फिर भी हमारे इश्यूज जो है वो सही नहीं हो सकते। और इसमें सबसे बड़ा जो है हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है और पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसको हमने एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बनाना है। और एक बात जब बाराम ने की थी, तो हमने अभी तक 2-3 अपने सेमिनार्स किए हैं, तो उसमें जो चीज़ हमारे सामने आई है कि लोगों के जो मैं समझता हूँ कि ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। हमारे कम्युनिटी इंगेजमेंट के कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर तो ये 0 लेवल पर है। तो जो काम हमें करना चाहिए कि हमें यहाँ पे जिसे कहते हैं कि नीड बेस्ड बेसिस पे हमें रिसर्च करने चाहिए ऑन, और उन रिसर्चेस के बेसिस पे फिर बाद में जिसे कहते हैं कि हमें अपने आगे की पॉलिसीज या जो भी प्लानिंग है वो हमें करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जो पिनिकल है वो है कम्युनिटी इंगेजमेंट होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें कम्युनिटी के अंदर जाके डाटा कलेक्ट करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, उनके परसेप्शन को असेस करना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे परसेप्शन उनकी हमें पता होनी चाहिए। तो उसके बाद ही हम जिसे कहते हैं कि कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो कुछ मर्जी कर लें तो कोई वे फॉरवर्ड नहीं निकल सकता है। ये सबसे पहली बात है जो कि जिसे कहते हैं मैं करना आपके कंक्लूजन की तरफ ले जाना चाहता हूं। और दूसरी फिर वही बातें हैं कि हमने अपने रेवेन्यू कलेक्शन हमारे बेहतर हुए हैं, इनको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। और उसके बाद जो फाइनल चीज़ है डेवलपमेंट के ऊपर हमें अपने प्रायोरिटीज जो हैं वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज पे वो बेस होना चाहिए, वो इस चीज के ऊपर नहीं होना चाहिए जैसे कि काकड़ साहब ने कहा था कि जी एथनिक बेसिस पे हमारी थिंकिंग बहुत ज्यादा है। हमें ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर चीजों को देखना चाहिए, और ये जो एथनिक एक लेंस हमने लगाया हुआ है, वी नीड टू टेक ऑफ दिस लेंस। तो इन्हीं बातों के ऊपर मैं अब कंक्लूजन की तरफ आता हूं। आई एम वेरी थैंकफुल टू जनरल समरेज, दुरानी साहब एंड काकड़ साहब
एंड इट इज़ सैड कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से सेक्रेटरी साहब हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। और उसके अलावा मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि विदाउट आवर पार्टिसिपेंट्स हमारे ये सारी डिबेट जो है वो यूजलेस होती, तो उनका भी मैं थैंक यू अदा करना चाहता हूँ। बाकी जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है उन सारों का हम थैंक यू अदा करेंगे। और इस पॉलिसी डिबेट पे हम एक पेपर बना के उसी पेपर को हम आगे गवर्नमेंट को भी प्रेजेंट करेंगे। तो वंस अगेन काकड़ साहब, दुरानी साहब, जनरल साहब, I would like to thank you, and if you would like to add something at the end, please do it. After that, I'll end this meeting. Ji, Thank you very much. Wonderful discussion. Really enjoyed, and wish you the best for the future. Thank you. thank you, sir. Ji, Durani Saab. Thank you from my side. Really enjoyed the discussion with Kakar Saab and Samre Saab, and thank you again for the opportunity. Inshallah, wishing you success on this journey. Thank you, thank you. Ji, Kakar Saab. जी सादात साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये बहुत फुल डिबेट आपने करवाई। दुरानी साहब, समरिया साहब, इट वाज अ रियल प्लेजर ई मीटिंग। आई होप our paths will cross again sometime in future. Inshallah. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. I thank you all, and now I conclude this session, and take care everybody, and thank you.